अब आगे अस्पताल में आध्या डॉक्टर रमेश के केबिन में किसी पेशेंट की रिपोर्ट दिखाकर उससे बात कर रही थी। रमेश ने उसे सब समझा दिया और बोला, आध्या अब मैं भी जा रहा हूँ, आज मेरी बेटी ने ऑर्डर दिया है कि डिनर सब साथ करेंगे, तुम एक बार अपने वह रिलेटिव है ना जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था उसे चेक करके घर चली जाना। अयोध्या ने पेमेंट से हाँ कहा और वहाँ से चली गई और रमेश भी वहाँ से घर के लिए निकल गया। आध्या अपने केबिन में आए और अपना सामान वगैरह लेकर विकी के रूम की तरफ चली गई। वह कमरे से बाहर पहुंची और गहरी सांस लेते हुए रूम में दाखिल हो गई। अंदर उसका सौतेला भाई विक्की के साथ बातें कर रहा था। आध्या को देखकर वह चुप हो गया। आध्या सीरियस फेस के साथ विकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और बोली, सब ठीक लग रहा है, वैसे भी तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। तभी विकी ने समीर से आंखों ही आंखों से कुछ इशारा किया तो समीर उठकर बाहर आया। आध्या ने उसे जाते देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। समीर ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। आध्या जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा पीटते हुए बोली, समीर यह क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी उसकी गर्दन पर गर्म सांस महसूस हुई तो वह डर कर पीछे मुड़ी तो विक्की को अपने पीछे खड़ा पाया। आध्या ने उसे धक्का दिया हो तो वह 2-4 कदम पीछे हो गया। आध्या गुस्से में बोली, कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। तो विक्की बेशर्मी से हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कौन आएगा मेरी जान। फिर गुस्से में बोला, वह ठाकुर का लड़का जिसकी बाहों में आजकल तुम झूमती रहती हो, वह पागल अथर्व ठाकुर। उसे हरामखोर में तुझे ऐसा क्या दिखता है जो उसके पीछे दीवानी हो गई है। अथर्व के लिए गलत शब्द सुनकर राधिका दिमाग खराब हो गया और उसने पूरी ताकत से विक्की को थप्पड़ दे मारा जिससे उसके कान में काफी देर तक टू की आवाज गूंजती रही हो और उसे तरफ से सुनाई ही नहीं। तो विक्की ने एक हाथ से ही गुस्से से आध्या के बाल पकड़ लिए और बोला, साली मुझे थप्पड़ मारती है, अभी तुझे बताता हूँ विक्की सिंह क्या चीज है। उसने अध्ययन को अपने एक हाथ से ही हॉस्पिटल के बेड पर धक्का दे दिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आध्या ने अपनी तरफ बढ़ते विक्की को देखा और एक लात उसके पेट में मारी जिससे विक्की लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया जिससे उसका प्लास्टर वाला हाथ जोर से जमीन पर लगा और दर्द किया तेज लहर उसके पूरे हाथ में दौड़ गई जिससे वह चिल्ला उठा। बाहर बेंच पर बैठा समीर अंदर से विक्की की चीखू सुनकर तेजी से अंदर गया तो विक्की को जमीन पर पड़ा देखा। उसने जल्दी से उसे उठाया तो विक्की बोल, इस लड़की को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, समीर इसे पकड़ और बेड पर बांध दे, आज मैं इसका गुरूर तोड़ूंगा तो ये हमारे काबू में आएगी। समीर ने अयोध्या को देखा तो वह बोली, समीर तुम मेरे भाई हो, कम से कम हमारे खून के रिश्ते का तो लिहाज करो। तो समीर बोला, कौन सा रिश्ता, तुम्हारी वजह से आरती दी मुझसे नफरत करती है, तुम्हारी पढ़ाई में अच्छे नंबर आने से घर में मॉम पापा की बातें मैंने सुनी है। और क्या पट्टी पढ़ाई थी तुमने आरती दी को कि मैं तुम पर बुरी नज़र रखता हूँ, नहीं मैंने कभी तुम्हें उसे नज़र से नहीं देखा। उसे दिन में बस वीडियो कॉल पर विक्की को तुम्हारा चेहरा दिख रहा था और तुमने और आरती दीदी ने माँ को कहा कि मैं तुम्हारे शरीर पर हाथ, ऐसा सब तुम्हारी वजह से हुआ जो आज मेरी माँ भी मुझ पर यकीन नहीं करती। मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त मुझे गलत समझने लगी। वह घर आई थी उस दिन उसने स्कूल चेंज कर लिया था आरती दी, और तुम्हारी बातें सुनकर मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैं उसे बहुत पसंद करता था लेकिन वह मुझे हीन भावना से देखती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आध्या को आज पता चला कि समीर की नफरत की वजह क्या थी। वह उसे समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन समीर और विक्की दोनों ने उसे बेड पर बांध दिया। फिर भी कि बोल, समीर तू बाहर जाने से आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आध्या चिल्लाने लगी और समीर को आवाज देने लगी, तब ज्यादा शोर ना हो इसलिए विक्की नहीं उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जिसे बस आध्या की अजब सी आवाज निकाल पा रही थी। वैसे भी उसे फ्लोर पर जितनी भी पेशेंट थे उनमें से कुछ डिस्चार्ज हो गए थे या फिर दवाओं के असर से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व आध्या के केबिन में बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। जब वह नहीं आई तो बाहर निकाल कर उसके बारे में पूछते हुए उसे फ्लोर पर पहुंच गया जहां आध्या थी। समीर दरवाजे के बाहर बैठा था, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कर उठाकर देखा तो अथर्व इधर उधर देखते हुए आ रहा था और बोल रहा था, यह पागल डॉक्टर राध्या कहाँ है, मैं तुम्हारी सौतन से शादी कर लूंगा। तभी उसकी नज़र समीर पर पड़ी तो उसे देखकर उसका माथा ठनक गया। उसका यहाँ होना उसके डेविल को जाग गया। डेविल अथर्व से बोल, अर्थ इसे पकड़, मुझे इसका यहाँ होना बुरी तरह से खटक रहा है, मेरी डेविल गर्ल यही है, फिर जवाब क्यों नहीं दे रही। वहीं अथर्व को देखकर समीर का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे अथर्व ने मंत्री के बेटे पर गोली चलाई थी। वह वहां से भागने लगा तो अथर्व ने भागकर उसे पकड़ लिया। वो अथर्व से छूटने के लिए झटपट आने लगा तो अथर्व बोला, तो यहाँ क्या कर रहा है, बोल वरना जान से मार दूंगा। तो समीर डरते हुए बोला, वह मेरी मासी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसके पास ही रुका था। तो अथर्व बोला, आध्या कहाँ है, वह इसी फ्लोर पर आई थी, बता किधर है वह। तभी आध्या की गुथी हुई थी उसे आई तो अथर्व की आंखों में खून उतर आया। समीर पूरी तरह से सकपका गया तो अथर्व ने उसे मुंह पर एक पांच दे मारा तो वह दर्द से दिल मिल गया। अथर्व ने उसे उठाकर उसे सर दीवार पर पटका तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
अंदर आधे अपने हाथों को जोर लगाकर खींच रही थी ताकि उसकी वायरस ढीली हो जाए। वही विकी ने उसके कंधे पर से उसकी कुर्ती फाड़ दी और उसके कंधे पर काटने लगा। आदि अपना शरीर तेजी से झक रही थी जिसे विकी बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसने जोर से अधिक गर्दन पर काट लिया जिसे आध्या के मुंह से वह खुटी हुई चीख निकली जो अथर्व नहीं सुन ली थी। कुछ देर बाद ही जोर से दरवाजा टूटने की आवाज आए तो विकी ने पीछे मुड़कर देखा। वही अथर्व ने दरवाजे पर एक लात मारी और वार्ड के अंदर चला गया। अंदर का हाल देखकर तो अथर्व की घड़ी से रेड लाइट के साथ साथ आवाज से भी आनी शुरू हो गई। वही अथर्व की आंखें गहरा गई। आध्या को उसे हाल में देखकर टेबल पर से अथर्व का कंट्रोल पूरी तरह से खो गया और उसने विकी के पीछे जाकर उसकी गर्दन को पकड़कर एक हाथ से ही उसे पीछे फेंक दिया। आध्या की गर्दन से खून रिस रहा था। उसने उसका चेहरा देखा तो जो आध्या अब तक खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी वह एक झटके में टूट गई और बुरी तरह से रोने लगी। अथर्व को देखकर वह ऐसे रो रही थी जैसे एक बच्चा अपनी माँ बाप को देखकर रोता है, लेकिन अथर्व के चेहरे पर एक मुखौटा सा लगा हुआ था जो डेविल का था। आध्या को रोते देखकर अथर्व डेविल पर काबू पा गया। उसने आगे बढ़कर आध्या को खोल दिया और अपने गले से लगा लिया। आध्या उसे चिपक गई। तभी पीछे से विक्की बोला, अथर्व ठाकुर तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। बचपन में तेरी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी और आज मेरे माल पर। विक्की इससे आगे कुछ बोल नहीं पाया था। मैंने उसकी गर्दन अपने हाथों से दबा ली और बोला, उसे दिन तुझे उसे आदित्य ठाकुर ने बचा लिया था, लेकिन आज कौन बचाएगा। इतना कहकर अथर्व ने ही उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया जिससे उसका टूटा हुआ हाथ कंधे पर से उतर गया। वह चीखता उससे पहले ही अथर्व ने एक कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया और अथर्व बोला, आज मैं तेरे अंदर की सारी गर्मी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज के बाद तेरा है सिर्फ वॉशरूम करने लायक ही रह जाएगा। आध्या और विक्की की आंखें खुल गई। तभी अथर्व आगे आए और एक के बाद एक 15-20 की उसके प्राइवेट पार्ट पर जद दी। कुणाल दर्द से बेहोश हो गया। वही अथर्व आध्या की तरफ घूम गया तो वह भी सहमी हुई उसे ही देख रही थी। अथर्व ने अपना को उतारा और राधा को पहना दिया। आध्या एक बार फिर से उसके सीने से लग गई। वह डर से अब तक कांप रही थी कि अगर अथर्व नहीं आता तो उसके साथ अब तक क्या हो जाता। अथर्व ने उसका सामान उठाया और जाते हुए 1 लाख और विकी के थोड़े पर दे मारी। आध्या अथर्व से सीने से लगी रूम से बाहर आए तो समीर को पड़े हुए देखा। तभी अथर्व ने एक एक उसके भी पेट पर दे मेरी और आध्या को लेकर वहां से निकल गया। अब आगे आध्या अथर्व की सीने से लगे हुए ही रूम से बाहर आए तो समीर को पड़े हुए देखा तो अथर्व ने एक किक उसके पेट पर दे मेरी और आध्या को लेकर वहां से निकल गया। वही आदित्य और बाकी सब घर पहुंच गए थे। आदित्य गंदा नहाते हुए हाल में आया। उसने अक्षत को अपने दादाजी के पास बैठे देखा तो उसके पास आया और गुस्से में बोला, अथर्व कहाँ है। सब लोग उसे गुस्से में देखकर वहां आ गए और अक्षत बोला, वह तो अभी तक नहीं आया। क्या हुआ भैया, उसने कुछ किया है क्या आपके साथ। तो आयुष ने आकर आदित्य को झटका से घूमकर उसकी कमर से बंधा को ऊपर उठकर दिखा दिया तो आदित्य की पेन पीछे से फटी हुई थी जिसे देखकर सब लोगों का मुंह खुल गया। तो आदित्य आयुष को मारने दौड़ा तो आयुष भागकर अंदर चला गया। सबको आदित्य पर हंसी आ रही थी लेकिन कोई भी नहीं हंस रहा था। तो अक्षत बोला, यह अर्थ ने किया है। तो आदित्य बोला, हाँ। आदित्य ने कनखियों से देखा तो आरती नीचे मुंह करके हंस रही थी। तो आदित्य उसे घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो आरती भी यह कहते हुए चली गई कि वह उसके कपड़े निकाल देगी। वहीं पीछे आयुष और अखिल पेड़ पकड़कर हंस रहे थे। आरती कमरे में गई तो एकदम से दरवाजा बंद हो गया। वे पीछे मोड़ी तो आदित्य दोनों हाथों को लपेटे उसे ही घूर रहा था। वह आरती के पास आए और बोला, बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें नीचे। उसकी बात सुनकर आरती फिर से हंसने लगी तो आदित्य ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। तो आरती बोली, जब मेरी हंसी ही नहीं रख रही तो मैं क्या करूं। तो आदित्य बोल, कोई बात नहीं अब रखेगी। यह कहकर आदित्य ने नेहा का मुंह बंद कर दिया। कुछ देर बाद आदित्य ने उसे छोड़ और बोला, अभी छोड़ रहा हूं लेकिन रात को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद आरती नीचे आए और उसके बाद आदित्य नीचे आया। आदित्य ने अक्षत से पूछा कि अथर्व आया है या नहीं तो अक्षर बोला, वह धैर्य के फ्लैट पर गया था और अब हॉस्पिटल गया है आध्या को परेशान करने। तो आदित्य चुप हो गया और किया के साथ खेलने लगा। वही अथर्व ने गाड़ी में ही आते से पता कर लिया कि राधा उसे विकी की जिम्मेदारी देकर आई थी। तो अथर्व को अब राधा पर गुस्सा आ रहा था। सब लोग हाल में ही थी जब अथर्व बेहद गुस्से में हाल में आया। सबका ध्यान उसे पर चला गया। तभी पीछे आध्या उसका कोट पहने आ रही थी। आरती की नज़र उसे पर पड़ी तो वह जल्दी से उसके पास गई और बोली, ध्याये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है तुझे। उसकी बात सुनकर आध्या आरती के गले लगा कर रोने लगी। सबको आध्या के साथ कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था तो सब टेंशन में आ गए। तो अक्षत जल्दी से अथर्व के पास आया और बोला, अर्थ यह क्या हुआ है, आध्या को वह रो क्यों रही है। तो अथर्व गुस्से में रंजीत की तरफ बढ़ा और बोला, अपनी बीवी को बुलाए। तो रंजीत बोला, अथर्व क्या हुआ है। तो अथर्वा ने उसे घुरा तो रंजीत ने राधा को आवाज थी जो अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। वही सब लोग परेशान हो गए हैं कि अथर्व राधा को क्यों बुला रहा है।
राधा नीचे आई तो आध्या को आरती के गले लगा कर रोते देखकर बोली, अध्याय तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तो अथर्वा ने अध्या को आरती से अलग किया और उसे खींचकर राधा के सामने लाकर उसके ऊपर से अपना को उतार दिया तो सबने आध्या के कंधे और गले पर काटे जाने के निशान और उन पर जमा खून देखा तो अथर्व ने दोबारा अध्याय को ढक दिया और राधा से बोला, यह आपके भतीजे की करामात, आप ही से अपने भतीजे का ख्याल रखने का कराई थी ना, देखी उसने इसके बदले में क्या दिया है इसे। फिर अथर्व चिल्लाते हुए बोला, क्या आप नहीं जानती थी कि आपका भतीजा कितने पानी में है, फिर क्यों इसे इसकी जिम्मेदारी देकर लिया आप तो। रंजीत अथर्व को शांत करते हुए बोला, अथर्व शांत हो जाओ, हमें कोई आइडिया नहीं था कि विकी ऐसा कुछ कर देगा। तो अथर्व चिल्लाते हुए बोला, आइडिया नहीं था आपको, आप वहीं पर देना, क्या आप उसकी करतूतें नहीं जानते थे। तो अक्षत अथर्व को चुप होने को कहने लगा तो वह अक्षत पर ही बरस पड़ा और बोला, तू मुझे ही चुप करवा। तो अक्षर बोला, मैं बस अभी शांत होने के लिए कहूँ, सुबह हम उसे पर एक्शन लेंगे। तो अथर्व बोला, वह बच जाए तो ले लेना एक्शन। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो अक्षत बोला, क्या क्या है तूने। तो अथर्व बोला, डोंट वरी, मारा नहीं है उसे, लेकिन मौत से कम जिंदगी नहीं होगी उसकी। तो आदित्य उसके पास आए और बोला, किया क्या तुमने उसके साथ। तो अथर्व बोला, वही जो बचपन में करना चाहता था, निकाल दे सारी गर्मी, हरामजादे की नामर्द बना दिया मैंने उसे। आपको किसी भी औरत या लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं दिखेगा और खुद को कभी आईने में नहीं देखेगा। फिर अथर्व आरती की तरफ मुड़ा और बोला, वक्त पर पहुंच गया था मैं वहां, इसलिए बच गई आपकी बहन, लेकिन आपका वह सो कॉल्ड भाई अब नहीं बचेगा। इतना कहकर अथर्व अपने कमरे में चला गया तो आरती और सब घर वालों को आध्या सब बता दिया। उसके बाद आरती आद्या को उसके कमरे में ले गई। वहां खड़े किसी भी इंसान को विकी के लिए कोई मलाल नहीं हुआ, लेकिन सबको अथर्व के लिए डर लग रहा था कि कहीं विकी के पेरेंट्स पुलिस में ना चले जाए। कुछ देर बाद सब लोगों ने चुपचाप डिनर किया और सब सोने चले गए। अथर्व और आदित्य कल दोपहर को पुणे जाने वाले थे। राकेश को टेंशन हो गई कि कहानी उससे पहले ही कोई बवाल ना खड़ा हो जाए, जो कि होना तय था। रात को अक्षत और अथर्व अपने कमरे में लेते हुए थे तो अक्षत बोला, अथर्व क्या तुझे पता चल गया था कि आध्या खतरे में है। तो अथर्व बोला, अगर ऐसा होता तो तुझे लगता है सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती। मैं तो बस ऐसे ही वहाँ पहुँच गया था कि उसे अपने साथ लिया था। वहाँ जाकर मैंने उसे सौतेले भाई को देखा जो मुझे देखकर भाग रहा था, तो पूछ लिया साले को। बस आध्या की वहाँ होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए कि वह डर ना जाए। तो अक्षत बोला, मामला पुलिस में जाएगा अर्थ। तो अथर्व बोला, जाने दो, मैं सब देख लूंगा। फिर वोट कर जाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ आध्या को देखकर। इतना कहकर अथर्व वहाँ से चला गया। जब वह आधे के कमरे में गए तो आध्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे विकी का चेहरा दिखाई देता, जिससे वह तुरंत आंखें खोल देती है। पत्थर उसके पास गया तो वो उठकर बैठ गई और आंखों में आंसू लिया था वह को देखने लगी। तो अथर्व पेड़ पर बैठ गया और अध्ययन का चेहरा अपनी हथेली में भरकर बोला, क्या हुआ है मेरी स्वीट हार्ट को नींद नहीं आ रही। तो आध्या भारी करने से बोली, उसने मुझे छुआ, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। तो अथर्व बोल, कहाँ पर हुआ था उसने मुझे बताओ। तो आध्या ने अपनी गर्दन पर हाथ फिर आए तो अथर्व ने उसकी पूरी गर्दन पर किस कर दिया। तो आध्या को बहुत अच्छा फील हुआ। फिर अथर्व बोला, अब ठीक है, अब आगे। जब अथर्व आध्या के कमरे में गया तो आध्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे विकी का चेहरा दिखाई देता, जिससे वह तुरंत अपनी आंखें खोल देती। अथर्व उसके पास गया तो वो उठकर बैठ गई और आंखों में आंसू लिए अथर्व को देखने लगी। अथर्व उसके पास बेड पर बैठ गया और हाथी का चेहरा अपनी हथेलियां में भरकर बोला, क्या हुआ मेरी स्वीट हार्ट को नींद नहीं आ रही। तो आध्या भरे गले से बोली, उसने मुझे छुआ, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। तो अथर्व बोल, कहाँ पर छुआ था उसने मुझे बताओ। तो आध्या ने अपने गर्दन पर हाथ फिर आया तो अथर्व ने उसकी पूरी गर्दन पर किस कर दिया। तो आध्या को बहुत अच्छा लगा। फिर अथर्व बोला, आप ठीक है। तो आध्या अपने कंधे पर से शर्ट को नीचे सरकाते हुए बोली, यहाँ भी। तो अथर्व ने उसे घूरा तो आध्या ने बेचारा सा मुंह बना दिया। तो अथर्व ने इसे वहां भी चूम लिया तो आध्या खुश हो गई। फिर वह अपनी टीचर उतरने लगी तो अथर्व ने उसे रोका और बोल, बस करना टंकी, मुझे पता है वह बाकी कुछ नहीं कर पाया था। तो आध्या बोली, प्लीज मैं दोबारा ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह से अपना बना लो। तो अथर्व बोला, फिक्र मत करो, अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, यह मेरा वादा है तुमसे। मैं अपने तीनों मानों के लिए संस्कारों को मालिन नहीं कर सकता है। मेरा समीर शादी से पहले मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं देता, तुम समझो ना। आध्या, अगर तुम्हें डाउट है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं कल एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। तो 2 दिन बाद मैं ललिता माँ और पापा से बात करके तुमसे
कोर्ट मैरिज कर लूंगा, पर फिर भी मुझे मोनिका के साथ मुझे शादी तक नाटक करना ही है। तो आद्या बोली, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं है, मैं तुम्हारे संस्कार और इच्छा का सम्मान करती हूँ, मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी इन सब के लिए, और मैं तुमसे उसी दिन शादी करूंगी जिस दिन उसे डायन के साथ तुम्हारी शादी फिक्स होगी, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत डिमांड जरूर रहेगी मेरी, जिसे तुम्हें पूरा करना ही है, समझे। तो अथर्वा ने खुश होकर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और फिर कुछ देर बाद उससे अलग होकर बोला, बिल्कुल। अथर्व उठकर बोला, चलो अब सो जाओ। तो आद्या बोली, तुम मुझे सुला दो और यही लेट जाओ, मेरे सोने के बाद चले जाना। तो अथर्व वही लेट गया और आद्या का सर थपथपाने लगा। कुछ देर में आद्या सो गई तो अथर्व वहां से चला गया। अथर्व पर छत पर चला गया और उसने विराट जी को फोन लगा दिया। विराट जी ने फोन उठाया और बोले, अर्थ सब ठीक है ना बेटा? तो अथर्व बोला, जी पापा सब ठीक है। माँ क्या कर रही है? तो विराट जी ने विद्या जी को देखा जो सो रही थी, तो वह बोले, वह तो सो गई, अगर तुझे बात करनी है तो मैं उठा देता हूँ। तो अथर्व बोला, अरे नहीं पापा, मुझे आपसे ही बात करनी है। अथर्व ने उनसे कहा और उनसे कुछ देर बात की और फिर फोन रख दिया और नीचे आ गया जहाँ अक्षत सो चुका था। अथर्व भी उसके बाजू का तकिया बनाकर सो गया। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे तो राकेश आद्या से बोला, आद्या कुछ दिन तुम हॉस्पिटल मत जाओ। तो अथर्व बोल, क्यों नहीं जाएगी वह हॉस्पिटल? तो राकेश बोला, मैं बस जब तक फोन नॉर्मल नहीं हो जाती सिर्फ तब तक के लिए ही कह रहा हूँ। तो आद्या बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, लेकिन 1-2 दिन में छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो राकेश बोल, आयुष और अखिल आज हम तीनों को ही ऑफिस जाना है, आदित्य और अथर्व दोपहर को ही मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, ये दोनों 2 दिन बाद वापस आएंगे। उनकी बात सुनकर अक्षत एकदम से बोल, मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं पर कहा? तो राकेश बोला, ये दोनों लोनावला जा रहे हैं, 2 दिन बाद आ जाएंगे। आदित्य और बाकी दोनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा तो उन्होंने उसे शांत रहने का इशारा किया। अथर्व ने कनखियों से अक्षत को देखा जो उसे घूर रहा था, तो अथर्व गाना गाते हुए बोला, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। अथर्व ने अक्षत के कंधे पर मुंह रख लिया तो अक्सर बोला, पीछे है कुत्ते, किसी को भी बताया नहीं और वहां बर्फ में जमने जा रहा है, तुझे ठंड लग गई तो अथर्व बोला, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा ना। तो अक्षत बोला, मैं भी चलूं। उसकी बात सुनकर अथर्व का मुंह बन गया और वह बोला, जा तू ही चला जा, मैं नहीं जा रहा। तो अक्षत बोला, ठीक है मर जा तू ही। वह वहां से कमरे में जाने लगा तो अथर्व बोला, अब तू कहाँ जा रहा है? तो अक्षत बोला, तेरा बैग पैक करने, मुझे पता है एक भी कम कपड़ा नहीं रखा होगा तूने उसके पास। सुनकर अथर्व दोबारा नाश्ता करने लगा। तो राधिका बोली, यह सब काम मन और बेरिया करती है। तो अथर्व ने उसे घोड़ा और बोला, लगता है तुम्हारे बाप को मुझे एक सरप्राइज दे देना चाहिए, वह मैं तो क्लब चली जाऊंगी, आशिकी में बेवकूफ बन जाऊंगी। खाते हुए अथर्व हंस दिया तो राधिका के साथ साथ रिति भी सकपका गई। वही आदित्य अथर्व को घूरने लगा तो राकेश बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो अथर्व बोला, किसी बारे में नहीं, आप अपने काम से कम रखिए ना, क्यों बच्चों के बीच में घुस रहे हैं? तो राकेश मुंह बनाते हुए बोला, हूँ बच्चा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। सब लोग नाश्ता खत्म करके उठ ही रहे थे कि मोहन जी ने पुलिस को अंदर आते हुए देखा तो वह बोले, पुलिस। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया तो राकेश परेशान हो गया कि कहीं वह लोग अथर्व को नहीं ले जाए। तो आरती की सौतेली माँ और सुनैना की भाभी अंदर आई, पीछे पीछे आरती के पिता भी अंदर आए, उनके पीछे सर पर पट्टी बांधे समीर भी आया। आरती की सौतेली माँ पुलिस वालों से बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह है अथर्व ठाकुर साहब का पोता, इसी ने कल रात मेरे बेटे और भांजे पर जानलेवा हमला किया था, देखी मेरे समीर का सर फोड़ दिया, और विकी वह तो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। तभी विकी की माँ ने अथर्व का कॉलर पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अथर्व की घड़ी की रेल लाइट जल उठी जिसे सबने देखा तो आदित्य जल्दी से उसकी तरफ भागा और उन्हें अथर्व से अलग करते हुए बोला, पहले तो आप दूर रहकर बात कीजिए, और रही बात आपके बेटे की तो उसे उसके किए की सजा मिली है। तो आरती की सौतेली माँ बोली, आदित्य बेटा ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने और भांजे ने जो इस लड़के ने उन्हें पीट दिया? तो आरती बोली, मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है उनके बेटे ने और समीर ने उसका साथ दिया है। तभी ऊपर से अक्षत भी नीचे आ गया तो इंस्पेक्टर बोला, देखिए मिस्टर ठाकुर, आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर की है इन लोगों ने और हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। आप लोगों को जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आकर कहे। फिर वह अपने कांस्टेबल को अथर्व को अरेस्ट करने के लिए कहा। तभी अक्सर बोला, जानते भी हो इंस्पेक्टर किस पर हाथ डाल रहे हो? करणवीर सूर्यवंशी के पोते पर। अगर उन्हें भनक भी लगी तो आपकी वर्दी भी आपको बचा नहीं पाएगी। जहाँ हर कोई अथर्व के लिए झगड़ रहा था वही अथर्व को मजा आ रहा था, सब लोग उसके लिए झगड़ रहे थे। वही इंस्पेक्टर पहले तो ये सुनकर हड़बड़ा गया कि अथर्व करणवीर सूर्यवंशी का पोता है, लेकिन तभी उन्हें लगा कि अक्सर झूठ बोल रहा है तो वह बोला, अच्छा और मैं गृह मंत्री का बेटा हूँ। उनकी बात सुनकर अथर्व को हंसी आ गई तो अक्षत ने उसे घूर कर देखा, पत्थर को बोला, बस अब बहुत हुआ इंस्पेक्टर, निकाल ले यहाँ से। अब तक तो मैं हंसी मजाक ले रहा था सब, लेकिन अब मेरा
दिमाग गर्म हो उससे पहले जो सब यहाँ से। तो उसे इंस्पेक्टर ने अथर्व का कॉलर पकड़ लिया और बोला, कानून को मजाक समझ रहे हो? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मजाक क्या होता है। बस यही गलती हो गई उसे पुलिस वाले से। अथर्व का दिमाग फिर और उसने एक तमाचा उसे पुलिस वाले को दे मारा। ये करते ही सब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शौक से अथर्व को देखने लगे। तो पुलिस वाला गुस्से में बोला, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है तुमने? तुम सोच भी नहीं सकते कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी वहां पर ललित जी वंश और पलटन को लेकर वहां आए और बोले, क्या करोगे तुम मेरे बेटे के साथ? इंस्पेक्टर कमिश्नर को देखकर उसे इंस्पेक्टर की बोलती बंद हो गई और वह बोला, सर आप यह आपका बेटा है? लेकिन तो ललित जी बोले, हाँ मेरा बेटा, करणवीर सूर्यवंशी का पोता और विराट मल्होत्रा का बेटा, ये हम तीनों परिवारों का बेटा है। तो वह इंस्पेक्टर बोला, सर इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, इसलिए हम इसे अरेस्ट करना ही होगा। तभी हाल में एक आवाज घुस गई और आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब आगे वह इंस्पेक्टर अथर्व को गिरफ्तार करने की बात कर रहा था। तभी हाल में एक आवाज गूंज गई और आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सबने उसे तरफ देखा तो वहां विराट जी खड़े थे और उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वह वहां आए और बोले, ये लो इसके बेल के पेपर्स। तब इंस्पेक्टर ने वह पेपर्स लिए और पढ़कर आरती की माँ बाप और विकी की माँ की तरफ देखकर बोला, सॉरी मिसेज सिन्हा, मैं सब कुछ नहीं कर सकता और मिस्टर मल्होत्रा प्लीज पुलिस स्टेशन आकर सारी कार्रवाई पूरी करवा दीजिए। तो आरती बोली, इंस्पेक्टर सर मैं समीर त्रिपाठी और विक्की सिन्हा पर केस फाइल करना चाहती हूँ, मेरी बहन के साथ हरेसमेंट का। उसकी बात सुनकर आरती के पापा बोले, आरती है तुम क्या कह रही हो? तो आरती बोली, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पापा। तभी आरती की सौतेली माँ बोली, आरती समीर तुम्हारा भाई है? तो आरती बोली, यह बात आपको इसे भी समझ नहीं चाहिए थी। मैं अगर कल रात अथर्व हॉस्पिटल नहीं पहुँचता तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हो जाता और इसने इन सब में विकी का पूरा साथ दिया। तभी विक्की का आप ही वहां आ गए। जब उसने देखा कि पुलिस ने अथर्व को नहीं अरेस्ट किया है तो वह बोला, इस लड़की को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो उनकी बीवी बोली, ये लड़का बड़े लोगों के साथ पहचान बनाकर निकला सिन्ही जी। तो वह बोले, अच्छा तो फिर हम भी बड़े लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, अभी इन्हें घुटनों पर लेकर आता हूँ मैं। उसने किसी को फोन मिला है और बोला, हेलो मंत्री जी। राधा जी के भाई के मुंह से मंत्री जी सुनकर सब लोगों ने अथर्व को देखा जो हंसने लगा था। तो अथर्व जोर से बोल, सिन्हा जी जरा फोन स्पीकर पर डालकर बात करें। तो उसने फोन स्पीकर पर कर दिया और बोला, मंत्री जी मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। तो सामने से बोल सिन्हा क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो वह बोले, मंत्री जी मेरे बेटे पर किसी ने जानलेवा हमला किया और अपने कनेक्शन बनाकर वह पूरी से भी बच निकला, कुछ कीजिए प्लीज। तो मंत्री जी बोले, नाम बताते लड़के का, 1 घंटे में वह तेरे घुटनों पर होगा। तब उसने अथर्व का नाम बताया और पता ठाकुर हवेली का बताया। तो मंत्री जी को खांसी आ गई जिससे अक्षत को भी हंसी आ गई। तो मंत्री जी बोले, कहीं तुम ठाकुर हवेली में आए अथर्व नाम के लड़के की बात तो नहीं कर रही? तो फिर वह बोले, कहीं तेरे बेटे ने उसी डॉक्टरनी पर तो नजर नहीं डाली? तो सिन्हा जी ने हाँ कहा। तो वह बोले, ऐसा है तेरा बेटा जिंदा बच गया है तो तुरंत उसे लेकर अपने शहर निकाल लो, वह संकी टाइप का छोकरा है और सबसे बड़ी बात सूर्यवंशी साहब का पोता है, वह तेरे और तेरे परिवार की हस्ती मिटा देंगे अगर उसे कुछ भी हुआ तो। दोनों दादा पोते संकी है, भाग जाओ ये शहर छोड़कर। इससे पहले पूरी दिल्ली वहां धमकी और दोबारा किसी को यह मत कहना कि तुम मेरे कांटेक्ट में थे। कुछ दिन पहले मैंने खुद मेरे बेटे और अपनी कुर्सी बचाई है, उसे लड़के से रखो फोन और दोबारा मुझे फोन मत करना। जहां सब लोग मंत्री की बात को सुन रहे थे वही ललित जी और विराट जी अथर्व को घूर रहे थे। तो अथर्व दांत दिखाते हुए बोला, बहुत पुरानी बात है पापा। तो ललित जी को छोड़कर बाकी पुलिस वाले वहां से 9-2-11 हो गए। वहीं आरती का बाप और सिन्हा भी अपनी बीवियों को लेकर वहां से जा चुके थे ताकि समीर और विक्की के लिए बेल का इंतजाम करने। समीर को पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी आरती की कंप्लेंट पर। उसके बाद विराट जी और ललित जी ने अथर्व के थोड़े बहुत कम कीजिए और फिर वह लोग पुलिस स्टेशन चले गए। विराट जी को वश एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाला था। राकेश और आयुष अखिल तीनों कंपनी के लिए निकल गए। उसके बाद अथर्वादी के साथ पुणे के लिए निकल गया। रास्ते में आदित्य अथर्व से बोल, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं ये बात फैला रहे हो कि तुम करणवीर सूर्यवंशी के पोते हो? तो अथर्व बोला, जो सच है वही मैं सबको बता रहा हूँ और तुम अपना दिमाग मेरी तरफ ना दौड़ा कर अपने काम पर फोकस करो, समझे? तो आदित्य चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, तुम आध्या के करीब क्यों जा रहे हो जब तुम शादी मोनिका से कर रहे हो? तो अथर्व बोला, वह मेरी दोस्त है, अब उसे घर में अक्षत, आध्या और दादी के अलावा परी बस यही लोग हैं जिनके साथ में आराम से अगले 6 महीने निकाल लूंगा, फिर वापस दिल्ली। तुम्हें अपने परिवार वालों पर ध्यान देना चाहिए, समझे? मुझ पर नहीं। तो आदित्य बुलाकर 6 महीने बाद तुम्हारा फैसला बदल गया? तो उसके पास सुनकर अथर्व हंसते हुए एकदम सीरियस आवाज में बोला, नहीं बदलेगा, अगर मैं यहाँ रह गया तो जुबान है मेरी तुम्हारे घर में सिर्फ मेरी तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ होगा, बाकी तुम और तुम्हारे माँ बाप को मेरे द्वारा कोई सुकून नहीं मिलेगा। तो आदित्य चुप हो गया। अथर्व ने फिर अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाए और गाना सुनने लगा।
वहीं दूसरी तरफ राकेश अथर्व का आद्या के लिए बढ़ता कंसर्न देखकर परेशान हो गया था। वह खुद से बोला ये लड़का दिन ब दिन घातक होता जा रहा है और आद्या के लिए इतना झुकाव सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, अगर वह उसे प्यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेहता अंपार की 40% शेयर हमारी कंपनी को नहीं मिलेंगे। उसे सर्ज के मिलते ही हमारी कंपनी सीधा टॉप 4 में आ जाएगी। इसके लिए मुझे जल्दी यह शादी करवानी पड़ेगी। राकेश ने सोच लिया था कि अथर्व के आने के बाद वह अपने पिता से सलाह लेकर यह शादी की तारीख निकल आएगा। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। अथर्व और आदित्य पुणे पहुंच गए थे। वह दोनों होटल में जाकर रिसेप्शन पर रूम के बारे में पता करने लगे तो अथर्व बोला मैंने मिस्टर ठाकुर को मेरे लिए अलग कमरा बुक करने के लिए कहा था। तो आदित्य बोला हम एक ही कमरे में रहना है समझे, पापा ने कल ही रूम बुक करवा दिया था। तो अथर्व का मुंह खुल गया। तभी उसकी नज़र वेटिंग एरिया में सोफे पर बैठे वेदांत पर पड़ी तो वह नॉर्मल हो गया और बोला ठीक है मैं रह लेता हूँ लेकिन दूर रहना मुझसे समझे। तो आदित्य और वह दोनों लिस्ट की ओर बढ़ गए। वह दोनों रूम में पहुंचे। अथर्व आदित्य से बोला मैं अभी आता हूँ। तभी आदित्य उसे पढ़ते हुए बोला तुम कहीं नहीं जाओगे तो। अथर्व ने पहले तो उसे अपना हाथ छुड़ाया और फिर उससे बोला मैं कहीं भाग नहीं रहा, मुझे भूख लगी है। तो आदित्य बोला मैं अभी लंच ऑर्डर करता हूँ, जो जाकर फ्रेश हो जाओ। तो अथर्व गुस्से में वॉशरूम में घुस गया और बोला अब यह आदमी मुझे रखेगा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और वेदांत को मैसेज किया कि वह उसे बाद में बात करेगा। फिर वह फ्रेश हुआ और बाहर बेड पर जाकर लेट गया। उसके बाद आदित्य वॉशरूम में चला गया। कुछ देर में उनका लंच आ गया तो दोनों ने लंच किया था। वह तो प्रिया जी से बात करते हुए खाना खा रहा था। वही शाम को धैर्य जो पत्थर से मिलने घर गया तो उसे बताया गया कि अथर्व किसी मीटिंग में शहर से बाहर गया है। तो उसे कुछ खटका सा हुआ, लेकिन ध्रुविका ने जब उसे कहा कि वह लोनावला गया है और उसके साथ आदित्य भी गया है तो उसे कुछ शांति मिली। फिर उसने थोड़ी देर ध्रुविका से बातें की और फिर वापस चला गया। वही अथर्व शाम के 7 बजे तक सोता रहा। मीटिंग 8 बजे होनी थी तो आदित्य तैयार हो गया था। वह देख रहा था कि अथर्व खुद से उठ जाएगा, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे जब तक अथर्व नहीं उठा तो आदित्य ने उसे उठाना शुरू कर दिया। तो अथर्व बोला कि वह खुद उठ जाएगा, वह उसे परेशान ना करे। तो आदित्य उसे बैठकर घूमने लगा। जब 8 बजे बजने में 15 मिनट रह गए थे तब अथर्व वॉशरूम में मुंह धोकर आया और 2 मिनट में कपड़े पहनकर बालों में हाथ घुमाते हुए बोला आप चलो बैठकर मेरा मुंह क्यों उतार रहे हो, जल रहे हो ना मुझसे कि मैं मुझसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, कुल और होठ हूँ। तो आदित्य उसे घूरने लगा तो अथर्व हंसते हुए रूम से बाहर निकल गया और आदित्य के उसके पीछे। मीटिंग दूसरे फ्लोर पर थी तो वह लोगों पर वाले फ्लोर पर चले गए। उसके बाद अथर्व ने वहां भी बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया, जिससे एक और उपलब्धि ठाकुर अंपार खाते में, जहां गिरी जी से ठाकुर अंपार सीधा 5वें नंबर पर पहुंच गया। आदित्य बहुत खुश हुआ और उसने अपने पापा को भी यह खबर दे दी। अब आगे वही घर में डिनर के बाद सब लोग हाल में ही बैठे हुए थे जब राकेश को आदित्य का फोन आया था। राकेश बहुत खुश हुआ और फिर उसने मोहन जी और बाकी सबको भी खुशखबरी थी तो सब लोग ये सुनकर खुश हुए। लेकिन अक्षत नॉर्मल था तो मोहन जी उसे बोल अक्षत तुम खुश नहीं लग रहे। तो अक्सर बोला मैं आप सबके लिए खुश हूँ दादाजी, लेकिन हमारे लिए ये सब नॉर्मल है क्योंकि अथर्व जी भी प्रोजेक्ट पर हाथ रखता है, वह उसे ही मिलता है। बताया था ना मैं, अगर वह सिर्फ बिजनेस पर फोकस करे तो एशिया के साथ साथ यूरोप में भी नंबर 1 पर आ सकता है। वह कामयाबी के मामले में बहुत ज़्यादा लकी है। तो राकेश बोला और कहीं उसके लकी होने की वजह से ही तो तुम लोग उसे अपने साथ तो नहीं रखना चाह रहे हो। तो अक्सर ने उन्हें घूरते हुए कहा अंकल जी जिस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते। वो एम कंपनी में आज से लगभग 1.5 साल पहले गया था। उसके बाद उसने कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया और ना ही मेरे यहाँ वंश के पापा ने उसे कभी फोर्स किया किसी भी चीज़ के लिए। उसका मानना है कि अथर्व खुश रहे चाहे वह कुछ भी करे और अर्थ सिर्फ दादू के साथ ज़्यादा खुश रहता है। अक्षत की बात सुनकर राकेश का मुंह बंद हो गया। कुछ देर बाद राकेश बोल पापा अब हमें अखिल और अथर्व की शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। ये कहकर उसने आध्या की तरफ देखा तो वह खुश हो गई। अथर्व की शादी मतलब उसकी और अथर्व की शादी। तो राकेश कंफ्यूज हो गया। वह आगे बोला माँ आप परसों सुबह पंडित जी को बुला लीजिए, वह दोनों भी कल रात को या परसों सुबह आ जाएंगे। तो मीनल जी ने हाँ कह दिया। तभी राधिका आध्या से बोली अरे आध्या अथर्व की शादी हो रही है, तुम्हारी नहीं जो इतनी खुश हो रही हो। तो आध्या बोली हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ, इस बंदर की शादी हो जाएगी तो ये सबको कम परेशान करेगा। तो रीति बोली फिर इसी खुशी में अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलवा रही हो। तो आरती आद्या को घूर रही थी तो आद्या हंसते हुए बोली वह भी यहाँ नहीं है, शहर से बाहर गया है, पक्का इस बंदर की शादी में उसे जरूर बुलाऊंगी। आद्या की बात सुनकर जहाँ अक्षत नीचे मुंह करके मुस्कुराने
लगा वही रीति बोल पड़ी, कहीं वह अथर्व का कोई दोस्त तो नहीं। तो सबने आंखें बड़ी करके हत्या को देखा तो आधे की जगह अक्षत बोला, ऐसा नहीं है, मैं एंगेज्ड हूँ, वंश और अमन अंकल आंटी की पसंद से ही शादी करेंगे, तो लव अफेयर का चक्कर उनका हो ही नहीं सकता। और रही लक्ष्य की बात तो वह भी इस लाइन में फिलहाल नहीं दिख रहा, तो अर्थ का कोई दोस्त नहीं है। तो आध्या बोली, बिल्कुल सही, अथर्व का कोई दोस्त नहीं है। आधे की बात सुनकर राकेश के साथ साथ राधिका और प्रीति भी रिलैक्स हो गई। फिर सब लोग सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ अथर्व और आदित्य भी डिनर करके सोने के लिए लेट गए। आदित्य को बड़ी शांति मिली थी कि अथर्व तक शांत बैठा था। उसने अथर्व की तरफ देखा तो वह आंखें बंद करके सो रहा था। वह कुछ देर और जगा और फिर वह भी सो गया। तकरीबन 12 बजे अथर्वा ने आंखें खोली और शैतानी स्माइल के साथ आदित्य की तरफ देखा और मन ही मन बोला, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। इतना कहकर वह उठ गया और अपने बैग से एक स्प्रे निकालकर आदित्य की मुंह पर छिड़क दिया और बोला, ये तो अब सीधा सुबह जागेगा। उसके बाद वह कमरे से निकल गया। अथर्व सीधा होटल की पार्किंग में पहुंचा जहां वेदांत अपनी गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अथर्व गाड़ी में बैठा और बोला, जो सामान मंगवाया था वह सब लाए हो ना? वेदांत बोला, जी सर। अपने बगल में देखी तो अथर्वा ने पास बड़ा बैग उठा लिया और बोला, ठीक है, फिर मुझे एमएलए के घर के पास छोड़ देना। वहीं दूसरी तरफ एमएलए केवल पर जश्न का माहौल था। एमएलए और उसका बेटा दोनों ही साथ में बैठे शेर आपके जाम पर जाम लगा रहे थे और सामने उसके आदमी एक लड़की को यहाँ वहां छू रही थी, जिससे वह लड़की उनसे बचने के लिए खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसकी नज़र रहकर एक साइड में पड़े आदमी की लाश पर जा रही थी, जो कोई और नहीं उसका प्रेमी था जो एमएलए के लिए काम करता था। वह उसे लड़की को भगा कर लाया था और उससे शादी करके दूसरे शहर में जाकर बसना चाहता था। एमएलए नहीं पहले तो उसे मदद करने का सोच और उसे अपने पास बुला लिया ताकि उसे कुछ पैसे वगैरह दे दे, लेकिन उसे लड़की पर उसके बेटे की नीयत खराब हो गई और वह उसे एक रात के लिए मांगने लगा। तो उसके प्रेमी ने विरोध किया, जिसके जवाब में एमएलए के बेटे ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उसके आदमी उसे लड़की को परेशान कर रहे थे। सबकी आंखें हवस से चमक रही थी। एमएलए का बेटा उसे लड़की की तरफ बात तो वह सारे आदमी दूर हट गए। उसने लड़की के बोल पड़े और उसे करते हुए नीचे ही कमरे में ले गया। बाहर सब लोग फिर से शराब पीने लगे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व सिक्योरिटी को पागल बनाकर घर के किचन की खिड़की के पास पहुंच गया था। उसने सरदार का गेट अप लिया हुआ था। धैर्य को देखकर ही उसे यह आइडिया आया था ताकि वह कैमरा को धोखा दे सके। वह किचन की खिड़की से ही अंदर कूदा और हाल की तरफ बढ़ गया। वहां पर बिहारी गाने चल रहे थे। दो अथर्व भी कंधे मटकाते हुए नाचने लगा। एमएलए और उसके आदमी सब उसे आंखें फाड़ कर देखने लगे। अथर्व एमएलए के सामने जाकर नाचने लगा और उसे एक खींचकर थप्पड़ दे मारा और फिर से नाचने लगा। अब एमएलए के आदमी भी हैरान हो गए थे। वह सब अथर्व को मारने दौड़े तो अथर्व गाने की बीट पर ही उन्हें मारने लगा। तो अथर्व का ध्यान उस पर गया। एमएलए के सभी आदमी नीचे पड़े हुए थे और एमएलए भी बौखलाया हुआ सब देख रहा था। तभी अथर्व ने उस कमरे की तरफ गया। अथर्वा ने लात मार का दरवाजा खोला तो एमएलए का बेटा एक लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था। वह लड़की दर्द से सीख रही थी। तभी अथर्व ने गुस्से से उसे एक लात मारकर बेड से नीचे फेंक दिया और उसे लड़की पर चादर डालते हुए बोल, जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आओ, और उसे लड़की की टांग पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर आया। वही एमएलए ने अब तक दीवार पर से एक बंदूक उतार ली थी। उसने अथर्व पर बंदूक तनी और फायर कर दिया। फायर करने के साथ ही उसने एक तेज धक्का लगा तो वह साइड में जा गिरा। अथर्व का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तभी एक गोली की आवाज है और गोली उसकी बाह को छूकर निकल गई। अथर्व ने उसे तरफ देखा तो वेदांत ने वक्त रहते एमएलए को धक्का दे दिया था, जिसके उसका निशाना चूक गया। तभी वह लड़की भी कमरे से बाहर निकल आई थी, जो बुरी तरह से डरी हुई थी। अथर्व ने एमएलए के बेटे को नहीं छोड़ा और हाल के बीचों बीच लाकर पटक दिया। तभी वेदांत भी एमएलए को पीटते हुए वहीं ले आया। दोनों बाप बेटे अपने आदमी के साथ वहां पड़े हुए थे। तभी एमएलए सिक्योरिटी को आवाज देने लगा तो अथर्व बोला, कोई नहीं आएगा बे, आज तुम जैसे शैतानों का अंत होकर रहेगा। उसकी बात सुनकर एमएलए बोल, कौन हो तुम और हमसे भला तुम्हारी क्या दुश्मनी, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। तो अथर्वा ने दोनों बाप बेटे के बाल पकड़कर बोला, मुझे नहीं जानते, लेकिन अरोड़ा परिवार को तो जानते हो ना। अथर्व के पास सुनकर दोनों बाप बेटी की आंखें फट गई। तो अथर्व बोल, तेरे इस बेटे की हवस की वजह से वह परिवार खत्म हो गया था। तुम लोगों को क्या लगा कि अपने कर्मों से भागना इतना आसान है? तो एमएलए का बेटा बोल, कौन हो तुम? तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक सरकारी सफाई कर्मचारी हूं, तुम जैसी गंदगी को साफ करना मेरा काम है, ऊपर से ऑर्डर आया है मुझे। तो अथर्व ने वेदांत को देखा जो अब तक उनके सभी आदमियों को बेहोश कर चुका था। वह दोनों बाप बेटे ही बचे हुए थे। तो अथर्व ने उनसे बोला, तुम लोगों को अजीब नहीं लगा उसे कान से जुड़े अपने सभी आदमी को यहाँ पर देखकर जानते हो आज यहाँ क्या होगा? फिर अथर्व बोला, मैं खुद ही बता देता हूँ, वही जो तुम लोगों ने किया था। अथर्व की बात सुनकर वह दोनों बाप बेटे झटपटाने लगे। अब आगे
अथर्व की बात सुनकर वह दोनों बाप बेटे छटपटाना लगे थे। उसके बाद अथर्व बने वेदांत से कहा, इस लड़की को इसके घर पहुंचा दो और गायब हो जाना, मैं जरा हवन कुंड तैयार करके आता हूं। इतना सुनकर वेदांत वहां से चला गया उसे लड़की को लेकर। वही अथर्व ने अपनी जेब से एक दवाई निकाली और इंजेक्शन भी उसने उन दोनों बाप बेटे को वह इंजेक्शन लगा दिया और बोला, जानते हो क्या होगा, अब तुम दोनों की बॉडी सुन्न हो जाएगी और तुम लोग हिल भी नहीं पाओगे। अब मैं यहाँ से जाते हुए गैस ऑन करके जाऊंगा और फिर बूम। अथर्व ने दोनों को खूब डराया। उनका शरीर अब सुन्न होना शुरू हो गया था। उन दोनों ने अथर्व के सामने हाथ जोड़ लिए तो अथर्वा ने दोनों के ही मुंह पर लात दे मेरी और वहां से किचन में जाकर गैस स्टोव के चारों चूल्हे एक साथ खोल दिए और खिड़की बंद करके वहां से चला गया। अथर्व गाड़ी में जाकर बैठा हूं और विला से कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक ली और एक टैब पर एमएलए के घर का फुटेज देखने लगा, जहां अब तक दोनों बाप बेटे सिर्फ एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके हाथ में भी बेहोशी पड़े थे जो अब कभी नहीं उठने वाले थे। तभी एक तेज धमाका हुआ और कैमरा बंद हो गया। अथर्व वेदांत की तरफ घुमा और बोला, तुम अब तक क्यों रुके थे? तो वेदांत बोला, सर ये लड़की अपने घर नहीं जाना चाहती, कह रही है कि मैं या आप इसे अपने साथ ले जाओ। तो अथर्व बोला, इसे फिलहाल अपने साथ ले जाओ, वैसे तो पुलिस चार्ज नहीं होगी, अगर थोड़ी बहुत हुई तो ये लड़की और इसके घर वाले फंस सकते हैं। तो वेदांत ने हाँ कह दिया और अथर्व की बाजू पर पट्टी बांधती फिर वह उसे लेकर होटल के बाहर उतार कर चला गया। अथर्व अपनी असली रूप में था। उसने रास्ते में ही उन कपड़ों को जला दिया था। अथर्व अपने कमरे में पहुंचा तो आदित्य सोया हुआ था। टाइम भी 3 बजे बजने वाले थे। अथर्व ने अपनी बाजू की चोट देखी तो वह कुछ सोचने लगा। फिर वह सुबह देखने का सोचकर आदित्य के बगल में जा गिरा और सो गया। अगले दिन सुबह घर में सब लोग उठ गए थे। तब नाश्ता करके उठे ही थे कि तभी तैयारी भागता हुआ वहां आया। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे तो धैर्य थोड़ा शांत हो गया और अक्षत से बोल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर अक्सर उसके साथ बाहर गार्डन में आ गया और पीछे सब असमंजस में रह गए। महारक्षक धैर्य से बोल, क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों हो, सब ठीक है ना? तो धैर्य बोला, तुम लोगों को पक्का विश्वास है कि अर्थ नोलावला ही गया है? तो अक्सर बोला, बिल्कुल। अब अथर्व के पापा और बाकी सब झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? तो धैर्य बोला, क्या पता वह झूठ ही बोल रहे हो। तो अक्सर बोला, वह हमसे झूठ क्यों बोलेंगे और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? तो धैर्य बोला, तुम लोगों ने अब तक न्यूज़ नहीं देखी क्या? तो अक्षत ने नाम है सर हिला दिया। तो धैर्य ने अपने फ़ोन में उसे सुबह की ताज़ी खबर दिखाई, जिसे देखकर अक्षत हैरान रह गया और बोला, एमएलए की घर में जश्न के दौरान गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, जिसमें एमएलए और उसके बेटे के साथ और भी लोग बुरी तरह से झुलस गए, 20 लोगों की गई जान। फिर वह धैर्य से बोला, ये सच में एक हादसा भी तो हो सकता है? तो धैर्य बोला, ऐसा हो सकता था अगर यह करने वाले सिर्फ बाप बेटे होते, लेकिन करने वाले सभी लोग भी इस कांड से जुड़े हुए थे। सबका एक साथ जमा होना और उनका जलकर मना, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, यह अर्थ ने ही किया है। तो अक्षत अथर्व को फोन करने लगा तो धैर्य बोला, 1000 बार फोन कर चुका हूं मैं, इस लड़की को जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा है। और फिर वह दोनों वापस हाल में आ गए। हाल में आकर अक्षत राकेश के पास आया और बोला, अंकल के आधार सच में लोनावाला गया है? तो राकेश बोल, हाँ। तो अक्षत बोला, आपको पक्का पता है ना? तो राकेश चीरते हुए बोला, एलो टिकट देख लो उनके, या फिर उसे क्लाइंट को फोन करो जिसके साथ मीटिंग थी। तो अक्सर चुप हो गया। फिर उसने जाकर टीवी ऑन किया तो वह खबरें अभी भी आ रही थी। एमएलए और उसके बेटे की तस्वीर दिखाई जा रही थी। ध्रुविका ने टीवी के सामने जाकर देखा तो उसके दिल के कोने में एक सुकून उतर आया। आज उसके माँ पापा की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। उसने धैर्य की तरफ देखा जो परेशान था, उसे ही देख रहा था। तो वह उसके पास गई और धीरे से बोली, देखिए भैया, आज हमें इंसाफ मिल गया और मुझे पता है ये किसने किया है। मुझे उनका राखी का ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। ये बात सुनकर राकेश के तो तोते उड़ गए थे, ये सोचकर कि कहीं अर्थ ने ही तो इन लोगों को नहीं मार दिया। वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में अथर्व और आदित्य सोए पड़े थे। आदित्य आज पहली बार इतनी देर तक सो रहा था। अथर्व की आंखें खुली तो उसने आदित्य को अब तक सोते हुए देखा तो वह सोचने लगा कि आदित्य को कैसे उठाएं, क्योंकि आदित्य का पहले उठना उसके लिए जरूरी था। तो उसने एक खुराफात सोची तो और उसने कसकर एक लात आदित्य के पिछवाड़े पर दे मेरे और सोने का नाटक करने लगा। वही आदित्य बेड से नीचे गिर गया और हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो खुद को जमीन पर पाया और अथर्व को बेड पर पसरकर सोते देखा। उसे लगा कि अथर्वा ने नींद में उसे नीचे गिरा दिया है। तो वो उठ गया और उसने टाइम देखा तो लगभग 10 बजे बज गए थे। वह हैरान हो गया कि वह इतनी देर तक कैसे सो गया। पहले तो उसने सोचा कि अथर्व को उठा दे, लेकिन फिर वह बोला, पहले मैं फ्रेश होकर आता हुआ नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ, फिर इसे उठा दूंगा। आज तो इसके नाश्ते का टाइम भी लेट हो गया है, कहीं तबीयत ने बिगड़ जाए इसकी। उसके बाद आदित्य नाश्ते का कहकर फ्रेश होने चला गया। उसके जाते ही अथर्व ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी बाजू पर से पट्टी भी खोलकर डस्टबिन में फेंक दी और घाव को शर्ट में छुपा लिया। फिर वह दोबारा लेट गया। उसे सच में बहुत भूख लग रही थी। तभी आदित्य वॉशरूम से निकलकर बाहर आया और अथर्व को उठाने लगा। अथर्व ने कुनमुनाने की एक्टिंग की और फिर वह उठ गया।
तो आदित्य उससे बोला जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, नाश्ता आता ही होगा। तो अथर्व चुपचाप वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसने खुद ही वॉशरूम में पैर फिसल कर गिरने की एक्टिंग की और जमीन पर गिर गया। आदित्य ने अथर्व के गिरने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से वॉशरूम में भाग, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने देखा तो अथर्व की बाजू से खून निकल रहा था। तो वह जल्दी से आकर अथर्व को उठाने लगा। तो अथर्वा ने उसे झटक दिया और बोला, डोंट टच मी, कहा था ना मैंने कि मुझसे दूर रहना। अथर्वा ने चीरते हुए कहा, क्योंकि अब आदित्य और राकेश लोगों से अथर्व का मतलब पूरा हो चुका था, इसलिए वह अपने खड़ूस वाले अवतार में आ चुका था। वह इतने दिनों से सब ठीक से बात कर रहा था, क्योंकि उनकी वजह से उसे पुणे आने के लिए किसी नाटक की जरूरत नहीं पड़ी थी। आदित्य अथर्व की बात न सुनते हुए उसे उठाने लगा और बोल, चुप हो जाओ, देखो तुम्हें चोट लग गई, चलो वापस कमरे में। वह उसे लेकर कमरे में आ गया और नीचे जाते हुए बोला, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। तो अथर्व आराम से बेड पर लेट गया और बोला, अब तक तो सबको पता चल हो गया होगा, हूँ लगने दो मुझे, क्या मुझे तो सफाई करने से मतलब है। अब बस दिल्ली जाने से पहले इस मोनिका और इसके बाप को ठिकाने लगाना होगा। तभी आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके पीछे बैठा भी नाश्ता लेकर आ गया। अथर्व ने चुपचाप खाओ पर पट्टी करवाई और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद अथर्व बोला, शाम में जो मीटिंग होगी उसे तुम देख लेना, मैं नहीं जाऊंगा। कल रात मैंने आखिरी मीटिंग अटेंड की थी, अब से मैं तुम्हारे ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। तो आदित्य बोल, एक प्रोजेक्ट अभी चालू है चाचा जी का, वह मंडे से ज्वाइन करने का कह रहे हैं, सिर्फ तब तक तुम आ जाओ। तो अथर्व कुछ नहीं बोला। उसके बाद आदित्य अपने लैपटॉप में काम करने लगा और अथर्व बेड पर पड़े पड़े सोता रहा। उसने अपने फोन पर अक्षत और धैर्य की कॉल देखी तो उसने उन्हें इग्नोर कर दिया और विराट जी, प्रीतम जी, विद्या जी और प्रिया जी से बात करके आदित्य को परेशान करने लगा, जो उसे बुरी तरह से बुरे जा रहा था। सबसे बात करके अथर्व आदित्य को चिढ़ाते हुए बोला, अब वंशिका दी को फोन करता हूँ। तभी आदित्य ने उसे फोन छीन लिया और बोला, तुम खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो, चुप होकर पड़े रहो। इतना परेशान तो कोई बच्चा भी नहीं करता जितना तुम करते हो। तो अथर्व मुंह घुमाकर दोबारा सो गया। शाम को 4 बजे आदित्य की मीटिंग थी तो वह चला गया और अथर्व कमरे में ही टीवी देखने लगा। वह दोनों आज भी उसी होटल में रहे। वो दोनों सुबह वापस जाने वाले थे अब आगे। वहीं दूसरी तरफ शाम को राधिका ने जानबूझकर ड्राइवर को आने से मना कर दिया था। जब वंश और अमन वहां से जाने के लिए निकली तो दोनों लड़कियों को बाहर खड़े पाया। रीति किसी को फोन मिला रही थी तो वंश उन्हें देखकर बोला, अमन झा जरा देखकर कि ये दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़ी है। तो अमन उनके पास गया और पूछने लगा तो राधिका बोली, हमारी गाड़ी खराब हो गई है आते हुए, तो हम बस कैब का वेट कर रहे हैं। तो अमन उन्हें अपने साथ ले आया और वंश की साइड में बैठते हुए बोला, उनकी गाड़ी खराब हो गई है तो ये दोनों कैब का वेट कर रही थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि हम उन्हें घर छोड़ देंगे। तो वंश ने सर हिला दिया। राधिका और रीति दोनों गाड़ी में पीछे बैठ गई। रास्ते में वंश का ध्यान ऊपर लगे मिरर पर गया तो उसने राधिका को देखा जो उसे ही देख रही थी, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसका ध्यान 1-2 बार और उसे पर गया तो राधिका अभी भी उसे ही निहार रही थी, तो उसका दिमाग खराब हो गया। वह जल्दी से उन्हें लेकर घर पहुंचा और उन्हें के बाद वहां से जाने लगा। तो रीति उन्हें अंदर आने के लिए कहने लगी तो वंश राधिका को घूरते हुए बोला, नो थैंक्स, अभी अथर्व नहीं है यहाँ, तो हमारे पास कोई वजह भी नहीं है यहाँ आने की। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। राधिका अपने फोन में उसकी तस्वीर को देखकर खुशी खुशी अंदर चली गई। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद अथर्व और आदित्य वापस आने के लिए निकल गए। 11 बजे तक वह दोनों घर पहुंच गए। अक्षत वहां नहीं था तो अथर्व खुश हो गया कि फिलहाल उसे कोई सुनाने वाला नहीं है। आदित्य भी ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन अथर्वा ने जाने से मना कर दिया। अथर्व ने दोपहर में अपनी पसंद की आलू गोभी बनवाए और जम के लंच किया। फिर वह मोहन जी को परेशान करने का तरीका सोचने लगा, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग में कुछ बेहतर आइडिया नहीं आया, तो वह दोपहर में ललित जी के घर चला गया। शाम को अथर्व ने ललिता जी से गोभी के पकोड़े बनाकर खा लिया और सबके वहां आने से पहले वहां से रफू चक्कर हो गया। आज आध्या हॉस्पिटल गई थी तो वह भी सब कुछ चेक करने निकल गया। जब वह अस्पताल पहुंचा तो आध्या एक पेशेंट को चेक कर रही थी। अथर्व ने देखा तो पेशेंट लगभग 28 साल का लड़का था। तो अथर्व को उस जलन मची। जब अध्ययन उसे लड़के की नब्ज चेक की तो अथर्व एक इंजेक्शन उठाते हुए बोला, तुम ही तो अच्छा, 7 इंजेक्शन की जरूरत है वरना तुम ठीक नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर वह लड़का घबरा गया और आध्या से झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली और आध्या ने गुस्से में अथर्व को घूरा तो अथर्व ने अपने दांत दिखा दिए। तब आध्या उसे लड़के से बोली, देखो घबराओ मत, ये तो है ही चिंपांजी, तुम्हें सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगेगा, बाकी दवाई दी जाएगी। तो अथर्व बोला, और मुझे मेरी मिठाई का 2 दिन
का डोज कब मिलेगा। तो आध्या ने अथर्व की कमर में एक मुक्का मार दिया तो वह लड़का हंसने लगा और अथर्व से बोला, भैया आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना। तो अथर्व को उसके मुंह से आध्या के लिए दीदी सुनकर खुशी हुई और वह बोला, जब तुम इसे दीदी कह रहे हो तो फिर मुझे भैया क्यों? बोला, जीजा जी बोल सकते हो, इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा मुझे, है ना। ये कहकर अथर्व बने अध्याय को कंधा मारा तो आध्या ने उसे इंजेक्शन दिखाकर डरते हुए कहा, चुपचाप जाकर मेरे केबिन में वेट करो, वहीं आकर मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। अथर्व से आंख मारकर वहां से हंसते हुए चला गया। तो उसके जाने के बाद आदि अभी मुस्कुराने लगी तो वह लड़का बोला, दीदी जीजा जी तो बड़े शरारती टाइप के लगते हैं। तो आध्या उसे डपकते हुए बोली, चुप करो, तुम्हारी इंजेक्शन लगाओ, पेट में इन्फेक्शन है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर आध्या न्यूज लड़के को इंजेक्शन दिया और आराम करने का कहकर वहां से चली गई। जब वह अपने केबिन में पहुंची तो अथर्वा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और पीछे से आज को बाहों में भरकर उसके गले को चूमने लगा। आधुनी अपनी आंखें बंद कर ली तो अथर्व ने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर पैसिनेटली किस करने लगा। आध्या उसका पूरा साथ दिया तो अथर्व से लेकर पास ही पड़े सोफे पर लेट गया। आज आध्या ने अथर्व को आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, क्या हुआ, आज तो तुम खुद से आगे पहुंच रहे हो। तो अथर्व बोला, आज मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है तो मैं उसे वक्त यही सब इमेजिन करने वाला हूँ, अब तुम चुप हो जाओ और मजे लो बस। वहीं दूसरी तरफ अक्षत और बाकी सबके साथ अध्यार्या भी घर आ गया था ताकि अथर्व को डांट सके, लेकिन वह वहां से नरदर था। पूछने पर पता चला कि वह लंच के बाद ही ललित जी के घर पर है। तो अक्षत ने उसे फोन किया लेकिन अथर्व नहीं जवाब नहीं दिया तो उसने ललिता जी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि अथर्व शाम को ही वहां से भी चला गया था। तो धैर्य बोला, मैं भी फ्लैट से ही आ रहा हूं, वह नहीं आया और आएगा भी नहीं। फिर लड़का गया तो गया कहाँ, मैं कह रहा था कि यह कांड इसने किया है तभी तो भाग रहा है हमसे। तो अक्षत ने सीधा अथर्व के गार्ड को फोन किया जो घर आने के बाद ही उसके पीछे लग गए थे। उनसे पता चला तो अथर्व हॉस्पिटल में है। तो वह बोला, ये लड़का आध्या को परेशान करने पहुंच गया, इसे खाना ही नहीं हजम होता किसी को परेशान किए बगैर, लेकिन आएगा तो यही दबोच लेंगे आते ही उसे। वही अथर्व आज जल्दी आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वह आध्या को लेकर आज लॉन्ग ड्राइव पर चला गया और थैले पर ही उसे 4 गोलगप्पे खिला दिए और खुद दही बड़ा खाया। कुल मिलाकर आज उनके बिना प्लान की डेट हो गई थी जिसे आध्या बहुत खुश थी। अथर्व ने उसे आज गर्लफ्रेंड वाला पूरा ट्रीटमेंट दिया था। इसी दौरान उसने अथर्व को राकेश की कहानी बात भी बता दी कि वह शादी की डेट रखने वाले हैं। तो अथर्व बोला, मतलब हमारी शादी की डेट। उसके बाद वह दोनों घर के लिए निकल गए। रात के 8 बजे बज गए थे। ठाकुर हवेली में सब लोग डिनर के लिए अथर्व और आध्या का वेट कर रहे थे लेकिन दोनों अब तक नहीं आए थे। अथर्व के सभी दोस्त उनका वेट कर रहे थे, उन सबने अपना डिनर भी वही बनवा लिया था। वह सब हाथ में जुटे लिए अथर्व का वेट कर रहे थे, वही बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग गुस्से में क्यों है। शायद अथर्व ने फिर से कोई शरारत की है इसलिए ही सब गुस्से में हूँ, उन्हें यही लगा। तभी सब ने आध्या को आते देखा और उनके पीछे अथर्व उसके दुपट्टे से मुंह छुपाते हुए अंदर आ रहा था। उसने सोफे की तरफ देखा तो उसके सभी दोस्त हाथ में जुटे लिए खड़े हो गए। तो अथर्व एकदम से भागकर कहकर चिल्लाया और रॉकेट की तरफ वापस बाहर की तरफ भाग गया। वंश और बाकी सब उसके पीछे भाग गए। अथर्व भागते हुए बाहर गार्डन में आया और अपने गार्ड की वोट में चिपकाए पांचों उसे इधर उधर ढूंढने लगे और आवाज लगाने लगे। तभी अथर्व गार्ड से बोल, सुनो भाई साहब, मुझे अपनी ओट में ही होल की तरफ ले चलो। उसे घाट को अथर्व पर हंसी आ गई। वह बोला, सर आपने हमें कई बार परेशान किया है तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो अथर्व बोला, ठीक है, कल सुबह मैं तुम ही सबसे पहले नौकरी से निकालूंगा। तो वह गार्ड मुंह बनाते हुए बोला, आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता, ठीक है चलिए। वह गार्ड अथर्व को अपनी साइड में छुपाते हुए हाल के दरवाजे की तरफ ले गए। जैसे ही वह दोनों वहां पहुंचे अथर्व अंदर भाग गया और वह गार्ड जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, अक्षत सर, छोटे नवाब अंदर भेज है वह। तो वह सब भी वापस अंदर की तरफ भागे। वही सब लोग अभी बाहर से आ रही आवाज से सुन रहे थे कि तभी अथर्व भागते हुए आया और सोफे के पीछे छुप गया। सभी पीछे पीछे अंदर आए तो आध्या ने बिना बोले ही उन्हें सोफे की तरफ इशारा कर दिया तो वह सब दबे पांव सोफे की तरफ बढ़े। जल्दी उन्होंने अथर्व को चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। वंश और अमन ने उसकी टांगें पकड़ी और धैर्य और अक्षत ने दोनों हाथ और उसे लटकते हुए एक कमरे की तरफ ले जाते हुए बोले, बहुत ज्यादा दिमाग चलने लगा है आजकल तेरा, चल तुझे बताते हैं कि झूठ कैसे बोलते हैं। वह सब उसे ले जाने लगे तो अथर्व जोर से चिल्लाए, दादी नाव्या डार्लिंग, मेरा मतलब बाबी बचाओ। तो अलग से उसे बोल, चुप कर, तेरी डार्लिंग नहीं, तुझे फंसाया है, चल खोपचे में बताते हैं तुझे। अथर्व जाते हुए अयोध्या से बोल, चुड़ैल तूने मुझे फंसाया, इतने सारे गोलगप्पे और चटपटे खिलाई मैं तुम्हें और तुम मुझे जूते पड़वाओगी। तो आध्या हंसते हुए बोली, बहुत परेशान किया है चपड़ गंजू तूने मुझे। अक्षत, मेरी तरफ से भी इसे 1-2 मारना अब आगे। उसके बाद कुछ देर तक उसे कमरे से अथर्व के चिल्लाने की
आवाज से आती रही। थोड़ी देर बाद अथर्व लंगड़ाते हुए वहां आया और बोला, दादी यह देखिए आपके बॉयफ्रेंड को कितना मारा है इन जालिमों ने। तो मोहन जी धैर्य से बोले, तुम लोग इसे 24 मेरी तरफ से भी जमा दो। तो अथर्व उन्हें घूरते हुए बोला, लगता है आप पर इतने दिनों तक रहम खा लिया है कि आप बूढ़े हो तो मेरा कारनामा नहीं चल पाओगे शायद। लगता है अब आपको भी सबक सिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब पहले आपको देखूंगा फिर उसे। डायन की सौतन को कहाँ गई वह चुड़ैल। तभी आध्या चेंज करके नीचे आ गई। थोड़ी देर के नाटक के बाद सब लोग डिनर करने बैठ गए तो राकेश अथर्व से बोला, तुम और आध्या कहाँ गए थे जो इतनी देर से आए। तो अथर्व छत से बोल, डेट पर गए थे हम और आंख मार्केट हुए। उसे चिढ़ाने लग तो आध्या को जहां खांसी आ गई। उसकी बात सुनकर वही अखिल और आयुष उसकी हरकत देखकर हंस पड़े। तो राधिका बोले, लेकिन आध्या का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। तो अथर्वा ने हरिया को गोरा और बोला, बाबी आपकी बहन के बॉयफ्रेंड को मैं अच्छे से जानता हूँ, कहो तो मिलवाओ अब से उसको, मेरा ही दोस्त है। तो आधे जल्दी से बोली, वह भी आ नहीं है समझे तो चुपचाप खाना खा लो, बंदर पता नहीं कहाँ से भेजा है भगवान ने तुम जैसे राक्षस को। तो अथर्व बोला, मैं अभी उसकी फोटो सबको दिखता हूँ। अथर्व ने अपना फोन निकाला और कुछ सेकंड बाद एंकरिंग करते हुए बोला, तो आप सब अपने फेफड़े थाम कर बैठी है और इस चुड़ैल के बॉयफ्रेंड को देखने के लिए तैयार हो जाए। ये कहकर अथर्वा ने फोन मोहन जी की तरफ किया और उंगली की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगाए, ही है इसका बॉयफ्रेंड। और फोन सबके चेहरों की तरफ घुमाया। सब लोगों ने साथ साथ आध्या और उसके दोस्तों ने की भी फोटो देखकर आंखें फैल गई। तो रंजीत बोला, ये तो तुम्हारी है फोटो। तो अथर्वा ने अध्याय की तरफ देखा और हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, है मेरी फोटो। फिर फोन अपनी तरफ घुमा करो, ये तो मेरी फोटो है। फिर वंश से देख चलकर खाक हो जा, मैं कितना ज्यादा हैंडसम और हॉट हो। फिर अपने फोटो को एक किस देकर, दादी कल सुबह मेरी नजर उतार देना। प्रिया माँ तो रोज मेरी नज़र उतारती थी। फिर यह रही इस चुड़ैल के बॉयफ्रेंड की फोटो। इतना कहकर अथर्व ने एक चिंपांजी की तस्वीर निकाल और सभी को दिखा दे। फोटो देखकर जहां आध्या है उसे गुस्से में घूर वही आयुष के मुंह से तो खाना ही बाहर आ गया। सब लोग हंसने लगे तो आध्या चीरते हुए बोली, हूं और तुम्हारे होने वाली बीवी तो सचमुच की चुड़ैल है। तो अथर्व बोला, ये तो मैं भी कहता हूँ कि मेरे होने वाली बीवी चुड़ैल है। अथर्व की बात सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगे तो वही आध्या को भी झट से याद आया कि वही तो है अथर्व की होने वाली बीवी। तो वह मुंह बनाकर बैठ गई। तो अखिल बोला, तुम्हें मोनिका के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अथर्व बोला, हूं मैं तो उसके मुंह पर बोल सकता हूँ, वह बुरा नहीं मानेगी। मेरे मुंह से तो ये सुनकर उसे तारीफ ही लगेगी। आफ्टर ऑल मेरा चाम ही ऐसा है उस पर। तोहरा के सबको चुप करते हुए बोला, कल सुबह पंडित जी आकर शादी की तारीफ निकालेंगे, मेहता परिवार वाले भी यही आ जाएंगे, उसके बाद ही हम ऑफिस जाएंगे। उसके बाद अथर्व ने भी चुपचाप खाना खाया। कुछ देर बाद वंश अथर्व से बोला, चल फिर हम निकलते हैं। तो अथर्व बोला, लेकिन तुम सब तो यही रहने वाले थे। तो वंश बोला, हमें सुबह जल्दी निकलना है, अंकल सुबह पुणे गए थे, हम भी सुबह पुणे जाएंगे। लक्षिता और आंटी घर में अकेली है तो हमें अभी निकलना है। और हाँ, शाम को बुलाया है अंकल ने, तुम्हें लगता है उनसे भी तेरी पिटाई जरूर होगी, वंश ने हंसते हुए कहा। तो अथर्व का मुंह बन गया और वह बोला, देखा हो मेरी मदर इंडिया के सामने कैसे पीटेंगी वह मुझे, थानेदारने के सामने तो उनकी भी घी बन जाती है। उसके बाद वंश और बाकी सब वहां से चले गए। टाइम 9:30 बज गए थे। तो अथर्व अक्षत की पीठ पर लटकते हुए बोला, चलो ऊपर, मैं 2 दिन से ठीक से सोया नहीं हूं। तो आदित्य बोल पड़ा, सोने से पहले बाजू की पट्टी बदलवा लेना। तो औथ बने आदित्य को घर कर देखा और फिर अक्षत को दांत दिखाते हुए बोला, ही वह वॉशरूम में फिसल गया था कल, तो कुंडी से थोड़ा सा छिल गया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तभी आदित्य फिर से बोल, ज्यादा लगी है, काफी खून निकला था कल इसका। तो अथर्व उसे पर चिल्लाते हुए बोला, अपना ही सदा हुआ मुंह बंद नहीं कर सकते तुम। तभी अक्षत उसे ले जाते हुए बोला, तुम ऊपर तो चलो, आध्या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना जरा हमारे कमरे में। ऊपर जाकर जब मकसद में अथर्व का घाव देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह गोली का निशान है। उसने अथर्व को गुस्से में देखा। तभी आध्या वहां आ गई। उसने घाव देखा और बोली, ये तो बहुत गहरा घाव है, तुम मुझे वहां हॉस्पिटल में बता देते तो इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगा देती मैं। फिर आध्या ने उसकी पट्टी की और वहां से चली गई। अथर्व ने अक्षत को देखा तो वह घूम कर पड़ा हुआ तो अथर्व से गुदगुदी करने लगा। तो अक्सर हंसने लगा और बोला, कुत्ता का नाराज भी है, नहीं होने देता है और खुद छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। तो अथर्व बोला, सारा मामला साफ कर दिया है मैं वहां पर, उसमें आप थोड़ी बहुत चोट लगी भी तो क्या हो गया, अब सो जा, मुझे नींद आ रही है। तो अथर्व थोड़ी ही देर में सो गया और अक्सर उसे देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह अथर्व को हल्का सा बुखार था। तो आध्या है उसे सुबह ही एक मेडिसिन दे दी थी जिसे लेकर अथर्व पूरे घर में घूम गया। वह उसे कभी कभी छुपा देता तो कभी कभी अक्सर तुझे पीछे पीछे ही था, इसलिए वह कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिर में अथर्व ने वह दवाई सोफों के बीच टेबल पर रख दिया और उसे बैठकर ऐसे घूरने लगा जैसे नजरों से ही वह उसे भस्म कर देगा। तो मोहन जी उसे देखकर बोले, ये दवाई देखने भर से तुम्हारे पेट में नहीं चली जाएगी, इस खाओ तब बुखार ठीक होगा। तो अक्षत बोला, सिर्फ 5 मिनट दादाजी, उसके बाद मैं ललिता आंटी को बुला लूंगा।
उसकी बात सुनकर अथर्व उससे बोला, एक शर्त पर दवाई लूंगा। अगर कोई मुझे बता दे कि सर दर्द की गोली पेट में जाकर सर दर्द कैसे ठीक करती है, उसे सिर में जाकर सिर दर्द ठीक करना चाहिए ना। अथर्व का सवाल सुनकर सबका दिमाग घूम गया तो रंजीत बोला, तुम्हारे इस सवाल से तो हमें भी सिर दर्द हो गया। वही अक्षर ने अपना फोन निकाल लिया तो अथर्व नहीं वो दवाई उठाए और बोला, मैं खा रहा हूँ ना, जाकर पहले कुछ खाने के लिए ला। तो अक्षत ने आरती से एक सब काट कर लाने के लिए कहा। कुछ देर में वह उसके लिए से ले तो अथर्व बोला, चलो अब सब 10 तक काउंट करो, 10 पूरे होने पर मैं जरूर इसे खा लूंगा। तू सब नहीं मिलकर काउंटिंग शुरू करे। 1234 जब सबने 10 कहा तो अथर्व हंसने लगा और बोला, एक बार फिर से करो, ये लास्ट टाइम है, इसी बार मैं पक्का खा लूंगा। तो फिर से सबने उसे घूरते हुए काउंटिंग स्टार्ट की। 1 2 3 4 जैसे ही सबने 10 कहा, अथर्वा ने वह मेडिसिन उठाए और अपने मुंह में रखकर झट से घटक ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदले, जैसे वह अभी उल्टी कर देगा। तो औसत नहीं, जल्दी से उसे और पानी पीने के लिए कहा। जैसे तैसे अथर्व ने दवाई ली और जल्दी से सब खाने लगा और बोला, इससे अच्छा तो मैं सीने पर गोली खा लूँ, आज के बाद में दवाई नहीं लूंगा। अथर्व चिल्लाते हुए बोला और सबकी प्लेट लेकर टीवी के सामने जाकर लेट गया। ये सब देखकर रंजीत बोला, यह क्या था? तो अक्सर बोला, ये दवाई लेने के टाइम पर ऐसे ही नाटक करता है। खैर अब मैं नहा कर आता हूँ। नाश्ते के बाद मेहता परिवार भी घर पहुंच गया। वह सब बातें ही कर रहे थे कि तभी पंडित जी भी आ गई। अथर्व जो सोफे पर पसर कर सो रहा था, मोनिका उसे देखने लगी तो अक्षत ने अथर्व को उठा दिया। अथर्व ने जब मोनिका को देखा तो वह बोला, है तुम्हें पता है ना कि मुझे इस तरह घूमने पर टैक्स लगता है, चलो जो चुड़ैल जैसा मेकअप करके आओ, ये तुम्हारी सजा है। उसकी बात सुनकर मोनिका हंसने लगी और बोली, वह देखो पंडित जी, हमारी शादी की डेट निकल रहे हैं और तुम यहाँ सो रहे हो। तो अथर्व उठकर अपनी दादी के पास बैठ गया। पंडित जी ने अपनी पत्रिका में इस पर खोल रखी थी तो अथर्व उसमें देखते हुए बोला, अरे दादी, ये तो सांप जैसा लग रहा है, मुझे सांप बहुत क्यूट लगते हैं। तो मोनिका की कुंडली लग रही है, तुम शादी के बाद नागिन बन जाओगी क्या? लेकिन तुम तो पहले से ही नागिन की तरह होठ हो। अथर्व मोनिका से बोला और हंसने लगा तो सब लोग उसे घूरने लगे। वही अक्षत ने हंसते हुए मुंह घुमा लिया। अथर्व कॉलेज में भी मोनिका से ऐसे ही बात करता था तो राकेश उसे घूरते हुए बोला, तुम कभी अपना ये स्वेटर जैसा मुंह बंद भी रख लिया करो, जब देखो बेकार की बातें। अब आगे अथर्व की बातें सुनकर राकेश उसे घूरते हुए बोला, तुम कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? जब देखो तब बेकार की बातें करते रहते हो। तो अथर्व मोनिका से बोला, ये तुम्हारा ससुर तुम्हें बेकार बोल रहा है? तो मीनल जी बोली, अर्थ बेटा थोड़ी देर चुप हो जाओ। तो अथर्व आराम से बैठ गया। तो मोनिका की माँ पंडित जी से बोली, पंडित जी कुछ बात है क्या? तो पंडित जी बोले, जी बड़े लड़की और लड़की के 36 में से 32 कौन मिल रहे हैं और दूसरे जोड़े की कुंडली में सिर्फ 12 गुण। मीनल जी, रोहिणी और मोनिका की मां परेशान हो गई। आध्या आज सुबह सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी। वहीं राकेश और आलोक मेहता के साथ साथ मोनिका टेंशन में आ गई कि कहीं अथर्व और मोनिका की शादी कैंसिल ना हो जाए। तो राकेश बोल, पंडित जी बाकी ग्रह नक्षत्र देखी? तो पंडित जी बोले, देख ठाकुर साहब, ये दोनों कुंडली एक दूसरे के लिए नहीं बनी है। वैसे भी लड़के के ग्रह नक्षत्र अभी ठीक नहीं है, उसके जीवन पर अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, ऐसे में यह शादी। तो अथर्व बीच में बोला, यह शादी किसी ग्रह नक्षत्र से नहीं, मेरी राजा मंडी से हो रही है। तो बाकी कुछ भी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर जहां मोनिका, राकेश और आलोक रिलैक्स हो गई है, वहीं रोहिणी और मीनल जी घबरा गए। और मीनल जी बोली, पर अर्थ बेटा, जब कुंडली ही नहीं मिल रही है तो शादी कैसे हो पाएगी? और पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे पर अकाल मृत्यु योग बन रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पंडित जी बोले, माताजी कल बड़े ही सिद्ध बाबा मंदिर में आएंगे, अगर आप चाहे तो उनसे मिलकर देखिए, वह जरूर कोई उपाय आपके सुझाव देंगे। वैसे आपके बड़े पोते की शादी का मुहूर्त अगले महीने की 20 तारीख को निकला है। तो अथर्व बोला, ठीक है, हमारी शादी भी 20 तारीख को ही होगी। तो अक्सर तुझ पर चिल्लाते हुए बोला, कोई शादी नहीं होगी, तुझे दिख नहीं रहा है कि पंडित जी क्या कह रहे हैं? मैं अभी मन को फोन कर रहा हूँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अक्षत इतना कहकर वहां से बाहर निकल गया। तो अथर्व ने पंडित जी को गोरा और बोला, जब तक मैं वापस आऊँ यहाँ से भाग जाए। और फिर भागते हुए अक्षत को रोकने के लिए उसके पीछे चला गया। राकेश ने पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया और बोला, अब क्या करें? तो रंजीत बोला, करना क्या है भैया, अथर्व और मोनिका की शादी फिलहाल कैंसिल कर दीजिए। तो मोहन जी बोले, मीनल जी आप कल सुबह मंदिर जाकर उन पंडित जी से मिलाओ, वह जो भी बताएंगे हम जरूर करेंगे, उसके बाद ही उसकी शादी की बात करेंगे। सबके मन में एक डर सा बैठ गया था कि अब क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ पत्थर बने अक्षत से फोन छीन लिया और उससे बोला, तुम पागल हो गई हो और यह इन पाखंडी लोगों के बातों मैं कब से मानने लगे तुम? तो अक्षत ने अथर्व को गले से लगा लिया और बोला, वह झूठ नहीं बोल रहे क्या? परसों रात को तुझे गोली लगते लगते नहीं रह गई क्या? होता अगर तुम
नहीं है पाए तो अथर्व तीनों औरतें मर जाएगी अगर तुझे कुछ हो गया तो। अथर्वा ने प्रिया जी, ललित जी और विद्या जी के बारे में सोचा तो अथर्व उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, ठीक है मैं जब तक यहाँ हूँ अब कोई भी खतरे वाला काम नहीं करूंगा। और वह पाखंडी बोलकर गया है, ना कि कोई बड़ा पाखंडी। कल मंदिर में आएगा तो देखना दादी सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाएगी, क्या पता वह कुछ और ही पाखंड रच दे। उसकी बात सुनकर अक्षत ने अथर्व को घूरा और बोला, पंडितों की बातें झूठ नहीं होती, चल अब अंदर। अंदर जाकर उन्हें पता चला कि अथर्व की शादी कल बड़े पंडित जी से मिलने के बाद ही बताई जाएगी, होगी या नहीं। तो अथर्व सच में पड़ गया कि अब वह मोनिका से शादी कैसे करेगा और फिर उसकी और आध्या की शादी कैसे होगी। उसके कुछ देर बाद ही अथर्व ठाकुर अंपार जाने के लिए निकल गया। आज अक्षत ने उसकी सिक्योरिटी डबल कर दी थी जिसे अथर्व चीढ़ा हुआ था, लेकिन अक्षत की घबराहट देखते हुए वह कुछ नहीं कर पाया। आज दिन भर अथर्व अपने केबिन में ही रहा, उसे दोबारा बुखार आ गया था। पूरा ऑफिस ही हैरान था कि आज तक इतना शांत कैसे है। आज ध्वनि भी आई हुई थी, वह अथर्व को उसका क्रेडिट कार्ड वापस देना चाहती थी, लेकिन आज अथर्व केबिन से बाहर है ही नहीं निकला। उसने सोचा कि वह शाम को ऑफिस के बाद बाहर ही उसे कार्ड दे देगी। अथर्व ने दोपहर तक वह प्रोजेक्ट देखा और उसे पर काम करने लगा। आयुष और आदित्य बाहर से ही झनकार देखकर जा चुके थे और उसे काम करते देखकर वह लोग रिलैक्स थे। दोपहर में लंच भी उसने जैसे तैसे खाया। लंच के बाद अथर्व केबिन में ही सोफे पर पड़ा सता रहा। शाम को जब घर जाने का टाइम हुआ था, आदित्य और राकेश के साथ आयुष और अखिल भी वहां आए तो उसे सोता देखकर राकेश खिसिया गया। वह कुछ बोलता है उससे पहले ही आदित्य अथर्व को उठाने के लिए आगे बढ़ गया और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए छुआ, उसे बुखार से तपता देखकर वह घबरा गया, फोन से उठने लगा। अथर्व ने उन सभी को अपने सिर पर खड़ा देखा तो उसका मुंह बन गया। वह चुपचाप उठकर टाइम देखकर जूते पहनने लगा तो आदित्य बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी चलाकर हवेली तक ले चलूंगा। तो अथर्व चिढ़ते हुए बोला, मेरे गार्ड मेरे साथ आए हैं तो यह फिक्र करने का ड्रामा कहीं और जाकर करो। इतना कहकर अथर्व वहां से निकल गया। अथर्व और बाकी सब ऑफिस से बाहर निकले। एक गार्ड अथर्व की गाड़ी लेने चला गया था। अथर्व का फोन बचा था, उसने देखा अक्षत का था। वह एक साइड आकर उससे बात करने लगा। उसने या किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदित्य और बाकी सभी गाड़ी में बैठ चुके थे, आयुष और अखिल पीछे बैठे थे। तभी अखिल की नजर उसे गाड़ी पर पड़ी तो वह अथर्व कहकर चिल्लाया तो सबका ध्यान उसे तरफ गया। सब लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। वही अथर्व के गार्ड भी उसी तरफ लव के, लेकिन गाड़ी की स्पीड उन सबसे ज्यादा थी। वह गाड़ी अथर्व को टक्कर मारती है उससे पहले ही उसे किसी ने पीछे खींच लिया। अथर्व का फोन नीचे गिर गया था, जैसे कुचलते हुए वह गाड़ी आगे बढ़ गई। अथर्व ने कुछ गार्ड अथर्व को उठाने लगे तो कुछ उसे गाड़ी के पीछे निकल गए। आदित्य और बाकी सब भी जल्दी से वहां पहुंचे। सबने देखा कि जिस लड़की ने अथर्व को पीछे खींचा था वह ध्वनि थी। उसकी भी कोहनी में चोट लग गई थी और अथर्व उसके तो दोनों हाथ और सर जमीन पर लगने की वजह से चोटिल हो गए थे। आदित्य जल्दी से बोल, अथर्व तुम ठीक हो ना? तो अथर्व ध्वनि से बोल, ध्वनि तुम ठीक हो? तो ध्वनि ने सर हाँ में हिलाया। तो अथर्व अपने गार्ड से बोला, चलो हम घर चले। तो गार्ड बोलकर पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन अथर्व नहीं माना और ध्वनि को अपनी गाड़ी में बैठकर घर चला गया। उसने राकेश और बाकी सबको ऐसे इग्नोर किया जैसे वह वहां हो ही नहीं। उन लोगों को उसके बिहेवियर से हैरानी हो रही थी। अथर्व और बाकी सब घर पहुंच गए थे। जब अथर्व हाल में आया तो उसने वंश और बाकी सब के साथ ललित जी को वहां बैठे पाया। ध्वनि और उसके दो गार्ड उसके साथ ही आ रहे थे। शायद ललित जी अथर्व को डांटना आए थे, तभी उनकी और सबकी नज़र अथर्व की चोटों पर पड़ी तो उनका गुस्सा और नाराजगी एक सेकंड में उड़ गया और उसके चेहरे पर डर और फिक्र साथ में दिखने लगी। वह जल्दी से उसके पास गए और उसकी चोटों को देखते हुए बोले, ये सब क्या हुआ है तुम्हें, इतनी सारी चोट? उन्होंने जैसे ही उसे छुआ तो अथर्व को बुखार से तपते देखा और बोले, तुम्हें बुखार भी है? तो अक्षत बोला, अंकल पहले इसे बिठा दीजिए। तो अथर्व को सोफे पर बिठा दिया। सब लोग परेशान हो गए थे। आधे जल्दी से अपना गीत उठा लाए और उसकी छोटी साफ करने लगी। वह बहुत ज्यादा घबरा रही थी जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अथर्व ने उसे शांत रहने का इशारा किया। आध्या की अथर्व के हाथ देखे तो वह सो गए थे। उन पर आई करो जो उसे खून भेज रहा था। अथर्व ने अपनी दादी को देखा जो अब तक रोने लगी थी। वह उनसे बोला, दादी कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक तो हूँ। फिर आध्या को देखकर बोला, नाव्या डार्लिंग ध्वनि को भी लगी है, इसे भी देख लो। तो आध्या ध्वनि की कहानी पर दवाई लगे। तभी ललित जी बोलिए, सब हुआ कैसे? तो आदित्य ने सब बता दिया जो वहां पर हुआ था। तो अक्सर गुस्से में घाट के पास गया और उन्हें थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम सब कहाँ मर गए थे और कौन था वह जिसने ही सब किया? उनमें से एक गार्ड बोलकर बाकी के गार्ड उनके पीछे ही गए हैं। वह शख्स पकड़ा जा चुका है जिसने ये सब किया। तो ललित जी बोली, उन्हें फोन करो और कहो कि उसे आदमी को यही लेकर आए। फिर उन्होंने ध्वनि को थैंक्स कहा। तो ध्वनि बोली, इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं तो बस सर को उनका क्रेडिट कार्ड लौट के लिए रुकी हुई थी जो उन्होंने मेरे पापा को इलाज के लिए मुझे दिया था। मैं जब गाड़ी को उनकी तरफ बढ़ते देखा तो इन्हें पीछे खींच ले, और वैसे भी इतने नेक दिल इंसान का भगवान कभी बुरा नहीं करता।
अल्पविराम डॉट डॉट। अब आगे अथर्व ध्वनि को थैंक यू कहता है तो ध्वनि बोली कि अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता, अगर मैं इन्हीं नहीं बचते तो कोई और जरूर बचता। ध्वनि की बात सुनकर सब लोग उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, स्पेशली ललित जी। तो अथर्वानी ललित जी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्हें कुछ इशारा किया जो वह बड़े अच्छे से समझ गए, और वह बोले आध्या बेटा पहले इसी बुखार का इंजेक्शन लगाओ। एक फिर कुछ और करना तो आध्या बोली अंकल पहले दवाई देकर इसका बुखार उतरेगा फिर इंजेक्शन लगेगा। उसकी बात सुनकर अथर्व चिल्लाने लगा कि वो कोई दवाई नहीं लगा। तो ललित जी बोले आध्या तुम दवाई दो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाता है ये। फिर अथर्व को दवाई खिलाने में आधा घंटा लग गया, जो कि सबसे मुश्किल काम था। उसके बाद ललित जी ने लक्ष्य को ध्वनि को उसके घर ड्रॉप करने भेज दिया। तो अथर्व उनसे बोला कि ललित जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। तो ललित जी बोले हाँ, ताकि जब बाद में उन्हें पता चले तो वह मुझे घर से निकाल दे। सुबह लेकर आऊंगा मैं उन्हें यहाँ। कुछ देर बाद ही गार्ड एक आदमी को घसीटते हुए ला रहे थे। उसे देखकर आगे सर परिवार के सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वह कोई और नहीं उनका वही अकाउंटेंट था जिसे अथर्वा ने पैसे की हेरा फेरी करते हुए पकड़ा था। आदित्य ने उसे पकड़ा और एक मुक्का मारा। वह दूसरी तरफ है उसके ऊपर गिरा तो आए उसने भी एक मुक्का का उसके पेट में मारा, तो वह सीधा ललित जी के पैरों में गिरा। तो उन्होंने उसके बाल खींचते हुए मुंह पर उठाया और बोले क्रिमिनल बना है तुझे, और वह भी मेरे बेटे को मारकर। उन्होंने उसके बाल इतनी जोर से खींची कि पूरी हवेली में उसकी चीख से गूंज गई। सब लोग घबरा कर 2 कदम पीछे हट गए। तभी अथर्व अपने कान ढकते हुए बोला पापा इसलिए चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसकी आवाज से तो वंश और अमन उसे घसीटते हुए ले गए। अब तो उसका भगवान ही मालिक था कि वह जिंदा बचेगा या नहीं। फिर ले लीजिए। अथर्व के पास गए तो अथर्व उनके सीने से चिपक गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुला लीची नहीं उसकी पीठ थपथपाई और बोले कुछ नहीं हुआ है, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। तो अथर्व हंसने लगा और बोला आपको लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ। फिर शैतानी हंसी हंसते हुए आपको तो मुझे मनाना भी नहीं पड़ा, जब ठीक हो जाऊंगा तो आपको ही परेशान करूंगा। तो वह और बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद ले लीजिए और अमन वहां से चली गई। अथर्व टीवी के सामने लेट गया और अक्षत उसके पास ही बैठ गया। कुछ देर में ही उसे बुखार हल्का हो गया तो आध्या ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। दिन के टाइम अथर्व को अक्षत और मीनल जी ने खाना खिलाया और फिर अथर्व अपने कमरे में आकर लेट गया। आध्या उसे मिलने आई थी तो बक्सर ऊपर छत पर चला गया। वहीं आध्या को इतना ज्यादा परेशान देखकर अथर्व बोला तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो, मेरे साथ यह पहली बार नहीं हुआ है। तो आप आध्या बोली तुम अपना ध्यान रखो प्लीज, बड़ी मुश्किल से मेरी लाइफ में तुम्हारे रूप में खुशी आई है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो अथर्व शरारती रहती है अंदाज में बोला अच्छा फिर मुझे कल रात को क्यों फंसाया था, उसकी सजा तो मैं जरूर मिलेगी। चलो अब चला गया और जल्दी से मुझे किस दे दो, मेरे हाथ में तो तुमने पटिया बांध दी है। तो आध्या ने उसके होठों पर किसकी और आने लगी तो अथर्वा ने बाजू से उसे पकड़ लिया और उसके होठों को कसकर चूमने के बाद साइड से काट लिया। तो आजा जल्दी से उसे अलग हुई और बोली कमीने काटा क्यों, होंठ भी सुझा दिया, अब सुबह सब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें। तो अथर्व बोलकर देना मैं तुम्हें मुक्का मारा था। तो आध्या एक मुक्का उसके सीने पर मारा तो अथर्व चोट लगने का नाटक करने लगा। तो आज उसके सीने से लग गई और बोली सुनो अब हमारी शादी कैसे होगी, तुम्हारी और मोनिका की शादी तो कैंसिल हो गई। तो अथर्व बोला फिक्र मत करो, मैं सोच लिया है अगर यह प्लान वर्क नहीं करेगा तब भी हम अखिल की शादी वाले दिन भागकर शादी करेंगे और सबको शौक देंगे, बस तुम पीछे मत हटना। तो आध्या ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। वही अक्षत ने प्रीतम जी को फोन करके सब कुछ बता दिया तो वह भी अथर्व की चिंता करने लगे। उन्होंने फोन काट दिया और जाकर करणवीर जी को सब कुछ बता दिया तो वह बहुत गुस्से में आ गए और दहाड़ते हुए बोले किसकी हिम्मत हो गई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की, जल्दी से ललित को फोन करो। तो प्रीतम जी ने ललित जी को फोन किया। वही प्रिया जी भी अपने कमरे में जाकर देखने लगी कि क्या हुआ है, क्योंकि प्रीतम जी ने उन्हें कुछ भी अभी नहीं बताया था। वह बहुत डर गई उनके आगे की बातें सुनकर। वही करणवीर जी बोले ललित कहाँ है वह जिसने मेरे अर्थ पर हमला किया। तो ललित जी बोले चाचा जी प्लीज शांत हो जाए, अर्थ बिल्कुल ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई है उसे, उसकी तीनों माँ ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उसे जिसकी वजह से वह आज बच गया। एक्चुअली उसने ठाकुरों की कंपनी की ही एक लड़की की मदद की थी, उसके पिता के ऑपरेशन में पैसे दिए थे उसने, तो उसी लड़के ने वक्त पर उसे गाड़ी के सामने से हटा दिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था उसके साथ। ऊपर से उसे बुखार भी था, आप तो जानते ही है वो दवाई लेते टाइम कितना नाटक करता है, मुझे भी आधा घंटा लगा उसे दवाई खिलाने में। मैं क्या कहता हूँ, वह जब तक ठीक नहीं हो जाता है उसे अपने पास बुला लीजिए वहाँ। तो अक्षत की भी वह नहीं सुनता, फिर ठीक कैसे होगा। तो करणवीर जी ने उसे कुछ सोचते हुए हाँ कह दिया और फिर अक्षत को फोन करके अथर्व को दिल्ली लेकर आने के लिए बोल दिया। अक्षत जब कमरे में आए तो अथर्व सो चुका था, उसने उसे और सबको सुबह बताने का फैसला किया और वह भी सो गया।
अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे जब अक्षत ने अपनी और अथर्व के दिल्ली जाने के बारे में सबको बताएं, जिसे सुनकर जहां अथर्व खुश हो गया वहीं मोहन जी और राकेश को गुस्सा आ गया कि अक्षत ने कैसे किसी को बिना बताए फैसला लिया। तो मीनल जी बोली, लेकिन अर्थ यहाँ 7 महीने के लिए आया था ना, तो यह इतनी जल्दी क्यों वापस जा रहा है? तो अक्षत बोला, दादी प्लीज आप शांत हो जाए, आप भी देख रही है ना इसकी दवाई खाने पर नाटक ये यहाँ ठीक नहीं होगा और रेस्ट भी नहीं करेगा, और वैसे भी हम सब 2 दिन बाद जा ही रहे थे ना दिल्ली, हम मंडे को यहाँ वापस आ जाएंगे। तो अथर्व बोला, दादी ये पूरा हफ्ता आप आगे बढ़ा दीजिए, मैं एक्स्ट्रा रहूंगा 1 हफ्ता, लेकिन मुझे अभी जाने दो ना, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। तभी सब ने हवेली के गार्डन में एक चोपर की आवाज सुनी तो सब लोग चौंक गए। 1 मिनट बाद ही प्रीतम जी और प्रिया जी अंदर आए। प्रिया जी अंदर आए, प्रिया जी नीचे पत्थर के सर और दोनों हाथों पर पट्टी देखी तो वह तड़प कर रह गई। अथर्व जल्दी से उनके सीने से मां कहते हुए चिपक गया। ये सब देखकर रोहिणी की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए, जिसे राकेश और आदित्य के साथ साथ सब ने देखा। वह अपनी आंखें साफ करते हुए किचन में चाय बनाने चली गई। वही अथर्व अक्षत को डांट पड़वाने के चक्कर में था, तो वह बोला, वहाँ परसों रात इसने और बाकी सब ने मुझे बहुत सारा मारा और कल इसी की वजह से मुझे चोट लगी। तो प्रिया जी ने घूर कर अक्षत को देखा तो वह जल्दी से नामे है सर हिलाने लगा। तो अथर्व बोला, माँ कल इसी ने फ़ोन करके मुझे डराया था कि वह खडूस कमिश्नर यहाँ बैठा हुआ है और मेरी धुलाई होगी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान सड़क पर से हट गया, वरना मुझे कहाँ कभी इतनी चोट लगी है। तो प्रीतम जी बोले, हाँ हाँ तेरे कान तो जैसे हमें पता ही नहीं है। तो अथर्व बोलना, माँ देखिए आपके पति भी मुझे बीमार लाचार बच्चे की टांग खींच रहे हैं। तो प्रिया जी ने उन्हें भी आंखें दिखाई तो उन्हें ललित जी की आवाज आई, जो ललित जी और बाकी सबके साथ वहां खड़े अथर्व का नाटक देख रहे थे वह आए और बोले, तो मैं खडूस कमिश्नर हूँ। तो अथर्वा ने प्रिया जी का पल छोड़ दिया और ललिता जी के पीछे छुप गया। तो उसके सभी दोस्त हंसने लगे। तो ललित जी बोले, मतलब बुखार गया इसका, अब बस हाथ और सर की चोट बाकी है। तो प्रीतम जी बोले, पापा बहुत गुस्से में है, बड़ी मुश्किल से शांत बैठे हैं, इसे देखकर ही शांत होंगे। तो राकेश बोल पड़ा, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, अच्छा इतना ही प्यार करते हैं वह इसे तो खुद क्यों नहीं आए इसे देखने। तो अथर्व कुछ बोलता है, तभी प्रीतम जी बोले, वह वैसे ही इसे देखने नहीं आए जैसे आपका परिवार कभी उसे देखने नहीं आया वहाँ। तो राकेश की त्योरियां चढ़ गई, जिसे प्रीतम जी बोले, लेकिन मेरे पापा आप सब की तरह उसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, जब भी आएंगे इस यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने आएंगे। तो मोहन जी बोले, और अगर हम इसे ना ले जाने दे तो प्रीतम जी भी उसी लहजे में बोले, और कौन रखेगा उन्हें। प्रीतम जी के ऐसे विभाग बोलने से सब हैरान रह गए। तभी अथर्व बीच में बोला, पापा आप यहाँ लड़ने आए हैं और आप सब जल्लीकट्टी सुनने ज्यादा दिन हो गए हैं क्या? तो मैना जी बोली, सब लोग शांत हो जाए, अर्थ बेटा तू जा फिर प्रिया जी से, बेटा इस घर में अकेले बाहर मत जाने देना, मैं आज पंडित जी से मिलकर इसकी कुंडली दिखाऊंगी। प्रिया जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, वह कुछ पूछता उससे पहले ही अथर्व बोला, माँ चलो मुझे बुढ़ाओं के पास जाना है, देखो जरा वह क्या क्या कांड कर रहे हैं मेरे बिना।